तो कहानी शुरू होती है यूसा से, एक दुखी और वर्जिन लड़का जो कि एक हॉट बैडी के पीछे दीवाना है जिसे उसकी मौजूदगी तक पता नहीं। लेकिन सब कुछ तब बदल जाता है जब वो उसी के डैम में रहने आ जाती है और स्मैश करने के हर मुमकिन ट्रिक को आजमाता है। लेकिन उसकी अजीब रूममेट्स बार बार बीच में टांग अड़ाती हैं और ये सब तब शुरू होता है जब यूसा कुछ किताबें लाइब्रेरी में लौटाने जा रहा होता है और तभी उसकी नज़र एक खूबसूरत बैडी पर पड़ती है जिसका नाम कवाई है और जो एक किताब पढ़ रही होती है और वो तुरंत ही सेल्फ के पीछे छुपकर उसे घूरने लगता है। लेकिन तभी उसका दोस्त कागामी आकर पूछता है कि क्या वाकई ही उसे एक खुद का कमरा मिल गया है और यूसा बताता है कि कैसे उसने ज़बरदस्ती अपने मॉम डैड से एक छोटे से कमरे के लिए पैसे निकलवाए। लेकिन जब वो वापस देखता है तो कवाई जा चुकी होती है और कुछ देर बाद वो हॉस्टल ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और कुछ मिनट बाद वो शहर के एक ऐसे हिस्से में पहुंचता है जहां पुराने घर होते हैं और सोचता है अब उसकी ज़िंदगी होलसम नॉस्टैल्जिया से भर जाएगी। लेकिन तभी उसकी नज़र एक अजीब आदमी सिरोसाकी पर पड़ती है जो स्टूडेंट पर ताक झाँक कर रहा होता है और जैसे ही सिरोसाकी उसका नाम पुकारता है वो घबरा जाता है और पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है। लेकिन लकीली एक पुलिस वाला वही आ जाता है और फिर वो वहाँ से भागकर सीधे हॉस्टल पहुँचता है और वहाँ उसे मकान मालकिन सुमिको मिलती हैं जो उसे घर का एक टूर कराती हैं और फिर उसे एक बड़ा सा कमरा दिखाती हैं और उसे देखकर यूसा चौंक जाता है और कहता है उसने तो इससे छोटा कमरा सोचा था। लेकिन तभी सुमी को एक प्लास्टिक बॉल कमरे के बीच स्लाइड करके बताती है कि असल में उसे ये कमरा शेयर करना होगा और उसी समय सिरोसाकी उसका कंधा पकड़कर उसे वेलकम करता है। लेकिन यूसा इतना डर जाता है कि वो बेहोश होने ही वाला होता है और फैसला करता है कि वो अपने मॉम डैड के घर के कम्फर्ट में वापस चला जाएगा। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे तक पहुँचता है उसे वो खूबसूरत चेहरा दिख जाता है जिसे वो स्कूल में प्यार कर बैठा था और जैसे ही उसे पता चलता है कि कवाई का भी उस घर में एक कमरा है तो वो अपने सारे पिकअप लाइन आजमाने लगता है। लेकिन तभी कवाई उसके सामने एक वुडन शॉट टान देती है और कहती है कि वो लेडीज सेक्शन में नहीं घुस सकता और सुमी को फिर बताती है कि लड़कों को लड़कियों के पास जाने की परमिशन नहीं है ताकि कोई उसका घर फ्रीकिंग बीडी ग्राउंड में न बदल दे। और कुछ मिनट बाद यूशा अपनी मॉम को कॉल करता है ताकि वो उसे ज़्यादा पैसे भेज दे ताकि वो कोई और अच्छा प्लेस ढूंढ सके। लेकिन उसकी मदर उसे जुबानी जलील कर देती है जब तक कि वो खुद ही कॉल नहीं काट देता और हार मानकर वो अपनी किस्मत एक्सेप्ट कर लेता है और फिर वो सुमिको के साथ चाय पीता है और हॉस्टल की ज़िंदगी और वहाँ के नियमों के बारे में और जानता है। और इसके बाद वो गर्ल्स हॉलवे के किनारे छुपकर कवाई को स्टॉक करने का इंतजार करता है। लेकिन सिरोसाकी गलत समय पर आकर उसका सारा मजाक खराब कर देता है और इसके बाद यूशा अगले कुछ दिनों में इंसानिटी की डेली डोज झेलता है और धीरे धीरे इतनी अच्छी तरह ढल जाता है कि सिरोसाकी आखिरकार उससे एक नॉर्मल बातचीत करने का फैसला करता है। और जब सिरोसाकी उसकी चिल नेचर की तारीफ करता है और कहता है कि अब उसे हॉस्टल के बाकी लोगों से कोई दिक्कत नहीं होगी और तभी यूसा कहता है कि उसकी एक्सपेक्टेशन थोड़ा कम कर ले क्योंकि कवाई ने तो अब तक उसके वजूद को भी नहीं माना है। और जब यूसा ये बात कर रहा होता है कि वो कैसे हर किसी के साथ बहुत एक्सप्रेसिव रहती है और तभी सिरोसाकी उसे एक और हाउसमेट की फोटो दिखाता है जिसका नाम मायोमी है। लेकिन तभी सुमिको आ जाती है और एक फेवर मांगती है लेकिन वो अनजाने में उस सेमलेस क्रीप की फैंटेसी पूरी कर देती है उसे गालियां देकर। और ये देखकर यूसा ताज़ी हवा में अपना दिमाग साफ करने के लिए बाहर निकलता है और वो बीच पहुंचता है और ठीक उसी समय जब एक लड़की अपने चीटर बॉयफ्रेंड को लेकर पागल हो रही होती है और शुरुआत में तो वो शो एंजॉय करने की कोशिश करता है। लेकिन जब वो देखता है कि वो लड़की बहुत ही ज़्यादा नशे में है तो वो तुरंत भागकर उसे पानी में कूदने से बचाता है और तभी उसे एहसास होता है कि वो लड़की दरअसल मायोमी है। और अगले ही पल वो अपने ग्रेविटी वाले संतरे को उसके सीने पर दबा देती है और पूछती है कि क्या वो उसके साथ फर्स्ट टाइम करना चाहेगा। लेकिन तभी कवाई आकर उसे सिर पर मारती है और यूशा को चेतावनी देती है कि जब भी मायोमी नशे में हो तो उससे दूरी रहे। और तभी मायोमी अचानक सीढ़ियों के ऊपर चढ़ जाती है ताकि वहां से फिसल कर नीचे आ सके और अब कवाई और बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो भी सीढ़ियों के ऊपर चढ़ जाती है ताकि उसकी अकल ठिकाने लगा सके। मगर जब वो उसे पीट रही होती है तो अचानक उसका पैर फिसल जाता है और दोनों सीधे यूसा के चेहरे पर गिर जाते हैं। और थोड़ी देर बाद सुमी को अपना आपा खो बैठती है और मायोमी को जोरदार डांट लगाती है कि वो इतनी इरेस्पॉन्सिबल क्यों है और ये पूछती है कि वो अपनी बॉयफ्रेंड के साथ ट्रिप से वापस आई ही क्यों है। और इसके बाद सब मिलकर उसका एक और इमोशनल ब्रेकडाउन सुनते हैं और फिर सुमी को रात का खाना बनाती है। लेकिन खाना खाते समय यूसा के जबड़े में दर्द होने लगता है तो कवाई माफी मांगती है कि उसने उसका जबड़ा तोड़ दिया था और फिर मायोमी ऑफर करती है इनाम के तौर पर उसे अपने संतरे छूने देने का क्योंकि उसने उनके गिरने से जान बचाई थी। और कुछ दिन बाद जब सभी ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं सुमिको सबसे पूछती है कि उनके हॉलीडेज प्लान क्या हैं और तभी यूसा को एहसास होता है कि उसकी जिंदगी में कवाई के दीवानगी के अलावा कुछ है ही नहीं। और सुमिको फिर बताती है कि वो दिन भर के लिए बाहर जा रही है किसी पर्सनल बिजनेस के सिलसिले में और कवाई को घर की जिम्मेदारी देकर निकल जाती है। और कुछ मिनट बाद सिरोसाकी यूसा को अपनी नई इन्वेंशन में दिलचस्पी लेने को कहता है लेकिन यूसा उसे पूरी तरह से इग्नोर कर देता है
और कहता है कि वो किसी क्रीप के साथ घूमने की बजाय मर जाना पसंद करेगा। और शिरोसाकी फिर वादा करता है कि वो लोग तो बस दुकान से थोड़ा ग्लिसरीन लेने जा रहे हैं, लेकिन यूसा फिर भी उसके साथ 1 मिनट भी बिताने से मना कर देता है और सोडा लेने चला जाता है। और कुछ मिनट बाद जब वो वापस कमरे की ओर लौट रहा होता है तो वो गर्ल्स हॉलवे के पास रुकता है और सोचता है कि मायोमी कैसी है, क्योंकि अब वो बहुत कम बाहर आती है। लेकिन तभी वो अचानक रेंगते हुए उसकी ओर आने लगती है, जिससे यूसा डर के मारे लगभग पैंट में सुसु कर देता है। और अगले ही पल मायोमी जिंदगी के बेमतलब होने की बातें करने लगती है और यूसा नीचे झुककर उसे थोड़ा सपोर्ट देने की कोशिश करता है। लेकिन जल्दी ही उसे समझ आ जाता है कि अब यह किसी भी रैशनल कन्वर्सेशन के ऊपर जा चुकी है। लेकिन तभी शिरोसाकी दोनों को चिल्लाकर बाहर बुलाता है और जब वो बाहर आते हैं तो देखते हैं कि वो बबल्स के साथ खेल रहा है। और ये देखकर मायोमी तुरंत भूल जाती है कि वो खुद को हैंग करने वाली थी और जैसे जैसे वो बबल्स के साथ इधर उधर भाग रही होती है। और तभी कवाई लाइब्रेरी से वापस आती है और जैसे ही वो मायोमी को एक बड़े से बबल के अंदर देखती है तो वो वही शॉक हो जाती है। और यूसा ये देख लेता है और पूछता है क्या वो भी इस मस्ती में शामिल होना चाहती है, लेकिन वो तुरंत वापस अपने एंड्रॉइड मोड में चली जाती है और ऐसा बर्ताव करती है जैसे वो इतनी बड़ी हो गई है कि ऐसे बेवकूफ़ी भरे कामों में हिस्सा नहीं ले सकती। हालांकि अंदर जाने की बजाय वो पोछ पड़ी बैठ जाती है और अजीब हरकतें करने लगती है। और ये देखकर यूसा उसकी मन की बात समझ जाता है और ऐसे बोलता है कि अगर वो प्ले कर ले तो सब पर कोई फेवर होगा। और जैसे ही वो लोग उसके चारों ओर एक बबल बनाते हैं तो उसका चेहरा खुशी से चमक उठता है, जिससे यूसा का दिल एक बार नहीं बल्कि कई बार धड़कना भूल जाता है। लेकिन फिर बबल फट जाता है और थोड़ा सा सोप उसके मुंह में चला जाता है और वो फिर अपने जीभ से उसे साफ करने लगती है। लेकिन इस दौरान यूसा के दिमाग में कुछ अजीब ख्याल आने लगते हैं, जैसे वो गॉक 5000 वाला सीन देख रहा हो। तो वो तुरंत झुक जाता है ताकि अपने एक्सकेलिबर को छुपा सके। और अनफॉर्चुनेटली मायोमी और शिरोसाकी उसकी हालत पहचान लेते हैं और उसे टीज करना शुरू कर देते हैं, जब तक कि कवाई आकर एक जोरदार थप्पड़ से उसकी ब्रेन रिसेट नहीं कर देती। और कुछ दिन बाद यूसा जमीन पर ऐसे लेटा होता है जैसे उसकी जान खतरे में हो, क्योंकि मायोमी ने शिरोसाकी को मजबूर कर दिया है कि वो उसके साथ मेकआउट करे, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो दोनों उसके साथ हॉरर मूवी देखने से मना कर चुके थे। और जब आखिरकार सुमिको वहाँ आती है और पूछती है कि वो इतनी इंसेंट क्यों हो रही है, तो मायोमी बताती है कि कैसे उसका एक कोवर्कर अपने परफेक्ट रिलेशनशिप के बारे में बकबक करता रहा, जिससे उसके टूटे हुए दिल के जख्म फिर से खुल गए। और सुमिको को दया जाती है और वो पूरा घर एक हॉरर मूवी सेटअप में बदल देती है ताकि मायोमी सच में मूवी का मजा ले सके। लेकिन जैसे ही कवाई को इसका पता चलता है तो वो वापस अपनी किताबों की सेफ्टी में लौटने का फैसला करती है। हालांकि जैसे ही सभी लोग उसे डराने के लिए भूतों की स्टोरी बनाने लगते हैं तो वो देखती है कि उसके कमरे तक जाने वाला हॉलवे अब किसी चेल पोर्टल जैसा लग रहा है और इसीलिए वो वही रुक जाती है और मूवी देखने लगती है। लेकिन पूरा समय अपना चेहरा तकिए से छुपाकर बैठी रहती है। और तभी यूसा को अपनी मैलीनेस दिखाने का मौका मिलता है, लेकिन एक सीन ऐसा आता है कि उसके पास ब्लडर कंट्रोल नहीं रहता और वो वही कवाई के बगल में सुसु कर देता है। और इसके बाद मायोमी उसे वॉशरूम ले जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि डरने जैसी कोई बात नहीं है। लेकिन जैसे ही वो दोनों कॉर्नर तक पहुंचते हैं तभी एक रहस्यमय क्रिएचर मायोमी के ऊपर हमला कर देता है और यूसा, सुमिको और शिरोसाकी तुरंत मदद के लिए भागते हैं। लेकिन वो वही शॉक होकर जम जाते हैं जब एक पागल लड़की जिसका नाम साइका होता है और वो मायोमी के संतरे को निचोड़कर उसकी जान निकालने की कोशिश कर रही होती है। और कुछ मिनट बाद वो खुद को यूसा से इंट्रोड्यूस करती है और दावा करती है कि वो एक परफेक्टली नॉर्मल लड़की है जिसे बस अपने दोस्तों के साथ रहकर एक्सट्रीमली एक्साइटेड महसूस होता है। लेकिन जैसे ही यूसा को एहसास होता है कि उसकी खूबसूरती उसके दिमाग के प्रोसेसिंग पावर को कम कर रही है और मायोमी उसे झटक कर होश में लाती है और बताती है कि साइका असल में एक क्रीपी साइको है। मगर यूसा को यकीन हो जाता है कि जब से वो इस हॉस्टल में आया है साइका ही पहले नॉर्मल पर्सन है जिसे उसने देखा है। और कुछ दिन बाद यूसा अपना पूरा सेविंग अकाउंट खाली कर देता है एक नई साइकिल खरीदने के लिए और अपनी पहली इंडिपेंडेंट परचेज की मजे लेने के लिए। लेकिन तभी मायोमी और शिरोसाकी उस पर झपट पड़ते हैं और एक क्विक राइड के लिए उसे लेकर भाग जाते हैं। और बाद में जब यूसा को साइकिल वापस मिलती है तो वो अपना आपा खो देता है और मायोमी पर गुस्सा करता है कि उसने कितनी इनसेंसिटिव हरकत की और वो खुद भी उस पर राइड नहीं कर पाया और उसने पहले ही डबल राइड ले ली। और मायोमी फिर उसे चिढ़ाने की कोशिश करती है और कहती है कि वो तो स्कूल में हमेशा डबल राइड लिया करती थी। लेकिन तभी एक सडन वेव ऑफ डिप्रेशन उसे चुप करा देती है जब उसे एहसास होता है कि उसका हाई स्कूल ही उसके जिंदगी का हाईलाइट था। और अगले ही पल शिरोसाकी साइकिल के पीछे की सीट को अपने किसी कल्चर्ड एक्सपेरिमेंट में बदल देता है और जब यूसा वो रस्सी हटाने की कोशिश कर रहा होता है और तभी कवाई और सायाका वहाँ आ जाती है। और जैसे ही सायाका साइकिल को देखती है वो कवाई से पूछती है कि क्या वो उसके साथ रोज स्कूल जाना चाहेगी और यूसा तुरंत बोल देता है कि उसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही कवाई साइकिल की सीट को देखती है वो उसे एकदम शट डाउन कर देती है और वो चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। और अब यूसा को धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि मायोमी का हार्ट ब्रेक कैसा महसूस होता है। और ये देखकर सायाका उससे पूछती है कि क्या वाकई ही उसके दिल में कवाई के लिए कुछ फीलिंग्स हैं। लेकिन यूसा साफ मना कर देता है और कहता है कि वो तो बस अच्छा बनने की कोशिश कर रहा था और फिर और सवालों से बचने के लिए अंदर भाग जाता है। और अगली सुबह कवाई उसे बाहर मिलती है और इस बार वो 10 सेकंड से ज़्यादा बातचीत कर लेते हैं।
पर इतने लंबे समय में पहली बार मेरी जीत को अपनाने के बजाय हमारा डेस्परेट एम से सोचता है यही मौका है शूट ही शॉट करने का, और इसलिए वो एक बार फिर से उसे स्कूल छोड़ने का ऑफर करता है। लेकिन कवाई उसे एक आइस कोल्ड स्टेयर जवाब देकर जो उसके पहले से ही टूटे हुए दिल के बचे कुचे टुकड़ों को भी चकनाचूर कर देती है। और यूसा माफी मांगता है कि उसने सोचा भी कैसे कि शायद वो उसके साथ बाहर जाना चाहती होगी, और वो तुरंत अपनी साइकिल पर चढ़कर भाग जाता है ताकि अपनी एम्बेरसमेंट को छुपा सके। लेकिन कवाई अचानक खुद को गिल्टी महसूस करने लगती है और अगले ही पल श्रेयाका और मायोमी से छेड़ना शुरू कर देते हैं। तो वो उन्हें याद दिलाती है कि ये पूरा हॉस्टल उनकी फैमिली का है और वह जब चाहे उनका रेंट ट्रिपल कर सकती है। और उसी दिन स्कूल में यूसा को फिर से लाइब्रेरी ड्यूटी मिलती है और वो प्रे करता है कि इस बार उसका सामना कवाई से ना हो जैसा कि हर बार होता है। लेकिन जैसे ही वो अंदर जाता है कवाई सीधे उसके पास आती है और उस ब्रूटल रिजेक्शन के लिए माफी मांगती है और वो समझाती है कि वो सिर्फ इसलिए मना कर रही थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि लोग उसे किसी लड़के के साथ स्कूल जाते देखकर चिढ़ाएं। और उसके मुंह से इतनी एफर्ट देखकर यूसा कहता है कि अब उसे इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। और फिर वापस कवाई अपनी इमोशनल स्टेट में लौट जाती है और उसी शाम यूसा अपने काम से लौटता है तो वो देखता है कि सुमिको सिरासागी के पीठ पर उछल रही है, जबकि साइका बुरी तरह से कोशिश कर रही है कि वो मायोमी के प्लॉट कैनन्स पर हाथ रख सके। और मायोमी फिर खुद को ढक लेती है और यूसा से कहती है कि घूरना बंद करे। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि यूसा तो असल में कवाई को देख रहा था और ये देखकर वो गुस्से में उसका जॉ बोनी डिसलोकेट कर देती है क्योंकि उसे उससे ध्यान नहीं मिला। और ये चेक करने के बाद कि उसका चेहरा अभी भी सलामत है। और तभी यूसा कवाई के पास जाता है और पूछता है वो क्यों रो रही है, लेकिन वो कहती है कि कुछ नहीं हुआ और वहाँ से चली जाती है। और अगले ही पल मायोमी को एक कॉल आता है, लेकिन जैसे ही वो उस पर फ्रीक आउट करने लगती है तो सब समझ जाते हैं कि ये जरूर उसके चीटिंग एक्स का कॉल होगा। और वो देखते हैं कि कैसे वो एक इंडिपेंडेंट बैडी से बदलकर एक सेमलेस सिम बन जाती है, सिर्फ इसलिए कि उसने एक टेक्स्ट भेजा था जिसमें लिखा होता है कि मैं बस तुम्हारा आवाज सुनना चाहता हूँ। और अगले दिन मायोमी अचानक फिर से स्किन केयर शुरू कर देती है तो सिरोसाकी पूछता है कि क्या उसके एक्स का मैग्नम वाकई ही इतना अच्छा था, लेकिन मायोमी अभी भी दावा करती है कि वो अभी भी सिचुएशन को उसके कंट्रोल में रखे हुए है। और फिर भागकर एक और कॉल करने चली जाती है और ये देखकर यूसा मान लेता है कि अब उसे बचाना नामुमकिन है। लेकिन जब वो शाम को स्कूल से लौटता है और देखता है कि मायोमी डेट पर जाने के लिए तैयार हो रही है तो वो उसे बचाने के लिए एक आखिरी कोशिश का फैसला करता है। हालांकि जब वो उसे याद दिलाता है कि कैसे उसने हाल ही में अपने दिल के जख्मों से हीलिंग की थी और कहता है कि सुमी को उसका पसंदीदा खाना बना रही है, और फिर भी वो कहती है कि ये तो बस एक क्विक डेट है, सिर्फ ये जानने के लिए कि उसका एक्स क्या कहना चाहता है। और बाहर जाते हुए उसकी मुलाकात कवाई से हो जाती है जो उससे पूछती है कि क्या वो सच में खुश है, जबकि कभी कवाई ने उसके डेटिंग लाइफ में दिलचस्पी नहीं ली थी। और थोड़ी देर बाद मायोमी अपने प्रिंस चार्मिंग से मिलती हैं उस डेट के लिए, लेकिन बस कुछ ही मिनट बाद वो पूछने लगता है कि क्या वो डिजर्ट के लिए उसके घर जाना चाहती है। और शुरू में तो इस बात को टालने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो बार बार जिद करता है और तभी उसे अचानक याद आ जाता है कि उसके पास सेल्फ रिस्पेक्ट भी है और वो उससे साफ साफ कह देती है कि वो उसके डिवाइन को फिर कभी देखने का सपना भी ना देखे। और अगली शाम जब यूसा स्कूल से लौटता है तो चौंक जाता है जब वो देखता है सायका के साथ एक लड़के को, और जैसे ही वो सोचता है कि आखिर चल क्या रहा है और तभी सायका दौड़कर उसके पास आती है और अपने लवर से माफी मांगती है कि उसने कैसे सोच लिया कि वो कभी किसी एनपीसी के लिए फीलिंग्स रख सकती है। लेकिन इससे वो लड़का और शक करने लगता है कि शायद यूसा ने सायका का दिल चुरा लिया है, और इसीलिए वो यूसा की शर्ट पकड़कर धमकी देता है कि वो उसके सारे दांत तोड़कर उसे निगलने पर मजबूर कर देगा। और जब यूसा मामले को शांत करने की कोशिश करता है तो सायका उसे और भी बदतर कर देती है ऐसे एक्ट करके जैसे उसका वाकई में यूसा के साथ एक स्पेशल रिलेशनशिप हो। और शुक्र है कि तभी कवाई अपनी किताब उस लड़के के पीठ पर फेंक देती है, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़कर यूसा का डिफेंस नहीं करती बल्कि कहती है कि किताब तो बस हाथ से फिसल गई थी, और फिर ऐसे अंदर चली जाती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। और वो लड़का फिर से अपनी धमकियां जारी रखता है और पूछता है कि क्या यूसा कवाई के दिल से भी खेल रहा है। तो यूसा ये समझाने की कोशिश करता है कि वो तो बस एक वर्जिन है जो अब भी लड़कियों के साथ बात करने में संघर्ष करता है। लेकिन तभी सुरोसागी सही समय पर आ जाता है और उसे और ज्यादा ऑरा पॉइंट्स खोने से बचा लेता है। और बाद में जब फिर से यूसा की कवाई से मुलाकात होती है और वो उसे इस किताब वाले सीन के लिए थैंक यू कहता है तो वो कहती है कि उसे इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, लेकिन यूसा वही नहीं रुकता और वो उसकी तारीफों की बकवास जारी रखता है कि वो कितनी ग्रेट है, जिससे कवाई इतनी एम्बेरस होती है कि गुस्से में वहाँ से चली जाती है। और यूसा को डर लगने लगता है कि कहीं उसने अपना आखिरी शॉट तो नहीं खो दिया। और तभी साइका आकर कहती है कि वो बस अकेली महसूस करती है और उसे ये तक नहीं पता कि किसी की तारीफ को कैसे लिया जाता है। और अब यूसा की कॉन्फिडेंस वापस आ जाती है और वो फिर से अपनी नेक्स्ट पिकअप लाइन की तैयारी में लग जाता है। और जैसे ये मायोमी कहती है कि सायका को उसके दिमाग से खेलना बंद कर देना चाहिए, और तभी सुमिको प्यार से उसका चेहरा पकड़कर कहती है कि अगर उसने सुधरने की कोशिश नहीं की तो वो बेघर होने से बस एक कदम दूर है।
और अगले दिन स्कूल के बाद यूशा एक इंटरसेक्शन पर कवाई का इंतजार करता है और ऐसा एक्ट करता है कि वो भी उसी बस स्कूल से निकल रहा हो ताकि यह डेस्परेट ना लगे। लेकिन कवाई तुरंत उसकी इस बेकार की स्नीकनेस को पकड़ लेती है और उसे पूरी तरीके से इग्नोर करने का फैसला करती है। और फिर भी यूशा बेवजह की बातें करता रहता है और जिससे परेशान होकर कवाई पूछती है कि क्या उसकी साइकिल की टायर पंक्चर हो चुकी है ताकि उसे इशारा मिल जाए कि वो अकेला रहना चाहती है। और अनफॉर्चुनेटली उसके प्रीहिस्टोरिक ब्रेन सेल इतनी बेसिक बात को प्रोसेस ही नहीं कर पाते और आखिरकार वो अनिच्छा से अपनी किताब बंद कर देती है ताकि उसकी बात सुन सके, जिससे यूशा को यकीन हो जाता है कि साइका बिल्कुल सही कह रही थी। और कुछ घंटे बाद हॉस्टल में सुमी को पूछती है कि क्या कोई उस ड्रिंक में दिलचस्पी रखता है जो उसे एक दोस्त से मिली है। और जब मायोमी मना कर देती है तो सबका रिएक्शन ऐसा होता है जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो, क्योंकि वो आमतौर पर वोडका को ब्रेकफास्ट में भी गटक जाती है। और कवाई तुरंत पूछती है कि कहीं वो किसी और टू टाइमिंग जग को तो नहीं देख रही, लेकिन मायोमी कहती है कि अब वो अपनी हेल्थ पर ज्यादा ध्यान दे रही है। और ये सुनते ही शायका शिकायत करती है कि अगर उसने वेट लॉस करना शुरू कर दिया तो उसके संतरे उतने अच्छे फील नहीं होंगे। और इस पर मायोमी कहती है कि वो अपनी शरीर की हर एक फैट पाउंड को खत्म कर देगी ताकि सयाका के पास पकड़ने के लिए कुछ और ना बचे। और अगले ही पल मायोमी को एक कॉल आता है और वो कहती है कि ये तो बस एक फ्रेंड की कॉल है। और फिर सुमी को सयाका और शिरोसागी के लिए ड्रिंक डालने लगती है जबकि मायोमी फोन पर बात करने लगती है। और कुछ ही देर बाद वो फोन पटकती है और शिरोसागी की ड्रिंक छीन लेती है और उसे एक कप से मारकर नॉकआउट कर देती है और चिल्लाकर कहती है कि उसे अपनी फ्रेंड ग्रुप की लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं हैं। और जब सब उससे पूछते हैं कि उसने शिरोसागी की खोपड़ी क्यों फोड़ दी तो वो बताती है कि उसने दरअसल वेट लूज करना इसलिए शुरू किया था ताकि वो अपनी उस हॉट फ्रेंड के साथ घूम सके जिसके लाइफ में एक परफेक्ट रिलेशनशिप था। लेकिन अब वही दोस्त जिसने ये प्लान किया था फोन करके हैंगआउट कैंसिल कर रही है क्योंकि अब उसे भी डंप कर दिया गया है। और फिर मायोमी ये भी मानती है कि उसे शिरोसागी के ऊपर हमला करने की जरूरत नहीं थी और अब वो एक्सेप्ट करती है कि हर फ्रेंडशिप लंबे समय तक नहीं चलती। और सयाका तुरंत बोलती है कि वो उसकी फीलिंग को समझती है, लेकिन सुमिको उसे कहती है कि अपना मुंह बंद रखो क्योंकि उसके सारे रिलेशनशिप बस उसकी साइकोटिक नीड फॉर वैलिडेशन और प्लेजर्स के इर्द गिर्द बने होते हैं। और साइका फिर कहती है कम से कम वो कोशिश तो करती है रिलेशनशिप में रहने की, ना किसी किताबें कीड़े होने के बजाय जो फिक्शनल माफिया डैडीज पर दीवानी रहती है। और ये सुनकर हमारा चोमू लड़का कवाई के डिफेंस में कूद जाता है, लेकिन फिर कवाई खुद ही बताती है कि उसने जानबूझकर एक एंटी सोशल वॉटपैड एडिक्ट बनने का फैसला किया क्योंकि असली लोगों से सिंपल बातें करना उसके लिए नामुमकिन जैसा लगता था। और थोड़ी देर बाद यूसा शिरोसागी से कहता है कि हो सकता है कवाई सच में अकेलापन महसूस कर रही हो, इस उम्मीद में कि शायद वो कोई सलाह दे सके। लेकिन वो भूल जाता है कि मायोमी ने थोड़ी देर पहले उसके ब्रेन को डैमेज किया था और ये बात उसे तब समझ आती है जब शिरोसागी उसे बताने लगता है कि कैसे वो कॉलेज की लड़कियों के ऊपर क्लिप करने की प्लानिंग कर रहा है। और अगले दिन स्कूल में यूसा अपनी वही पुरानी स्टॉकिंग की आदत में लौट आता है, लेकिन इस बार बाकी सब बार की तरह नहीं होता और वो खुद को समझाने लगता है कि कवाई को अंदर से बुरी तरह इंसानी कनेक्शन की जरूरत है। लेकिन साफ दिखता है कि वो कितनी पीसफुल लग रही है जब वो किताब पढ़ रही होती है। और जैसे ही स्कूल खत्म होता है वो उसे रास्ते में पकड़ लेता है और उसके चेहरे पर साफ नजर आने वाले डिस्गस्ट को नजरअंदाज करने की कोशिश करता है। और इस पर कवाई उससे पूछती है कि क्या ये सब वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसने पिछली रात कुछ कह दिया था। और फिर वो बताती है कि सच में उसे अकेले रहना ज्यादा पसंद है। लेकिन यूसा फिर एक बार अपने मन में यह बैठा लेता है कि उसे बस उसके आसपास कंफर्टेबल होने की जरूरत है। और उसके चेहरे पर आने वाली उस एक्साइटमेंट को देखकर कवाई पूछती है कि क्या वो कभी थकता नहीं है हर किसी से हॉस्टल में मिलने की कोशिश करते हुए। और यूसा कहता है उसे तो अच्छा लगता है सबके साथ कनेक्ट करना। और ये सुनकर कवाई को एहसास होता है कि वो हमेशा से थोड़ा अजीब रहा है और शायद इसी वजह से वो सबके बीच इतनी अच्छे से घुल मिल गया। और फिर वो उन दोनों के बीच थोड़ा डिस्टेंस बना लेती है इस उम्मीद में कि शायद यूसा को अब मैसेज मिल जाएगा। लेकिन हमारा लड़का तो एक्सटेसिस में डूबा हुआ होता है और सोच लेता है कि अब वो पूरी ताकत से कोशिश करेगा जब तक कि कवाई खुद खुलकर बात ना करने लगे। और जैसे जैसे हफ्ता बीतता है वो अपनी उसी प्लान पर टिका रहता है और किसी तरह ये देखने में नाकाम रहता है कि कवाई अब कितनी फ्रस्ट्रेटेड होती जा रही है। और सयाका और मायूमी सोचने लगती हैं कि आखिर कवाई को लूज इट करने में कितना समय लगेगा। और उसी दिन स्कूल के बाद यूसा रोज की तरह उसके साथ घर जाने के लिए यूजुअल स्पॉट पर इंतजार करता है, लेकिन काफी देर तक इंतजार करने के बाद वो सोचता है कि शायद कवाई रास्ता भटक गई हो और इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए पास की बुक स्टोर चला जाता है। और जैसा कि उम्मीद थी वो उसे एक नए नॉवल में डूबा हुआ पाता है और उसे रियलिटी में वापस लाने की कोशिश करता है। लेकिन अचानक दो लड़कियां उसे चौंका देती हैं और उसे याद दिलाती है कि वो सब कभी एक ही स्कूल में पढ़ा करती थी और वो सब मिलकर पुराने अच्छे दिनों की बात करने लगते हैं। और यूसा कोने से उनको देखता रहता है और पहली बार महसूस करता है कि कवाई की तो अपनी एक लाइफ भी है। लेकिन जब लड़कियां वहाँ से जाती हैं और कवाई उनको गुड बाय कहते हुए हाथ हिलाती है और तभी उसकी नजर यूसा पे पड़ती है और वो तुरंत वहाँ से भाग जाती है। और यूसा कंफ्यूज होकर उसके पीछे दौड़ पड़ता है और माहौल को और भी ऑकवर्ड बनाने के लिए ये बात छेड़ देता है कि उसकी फ्रेंड्स कितनी चिल लग रही थी। लेकिन तभी कवाई रुक जाती है और पहली बार अपना गुस्सा दिखाती है जिसे यूसा अब तक इतनी बेवकूफ़ी भरे तरीके से इग्नोर करता आया था। और हॉस्टल में थोड़ी देर बाद मायोमी से जमीन पर रेंगते हुए पाती है
और कहती है कि अगर वो ना उठे तो वो उसकी स्कल पर चढ़ जाएगी, लेकिन यूसा कहता है चढ़ जाओ, जिससे उसे अंदाजा लग जाता है कि आखिर चल क्या रहा है, क्योंकि वो खुद भी लव की तलाश में ह्यूमिलिएशन झेल चुकी है। और फिर वो उसे समझाती है कि कभी सायाका की बातों पर यकीन मत करना, क्योंकि उसने पहले रात से उसके दिमाग से खेलना शुरू कर दिया था। और यूसा उससे पूछता है कि उसने ये पहले क्यों नहीं बताया, और इस पर मायोमी उसके चेहरे पर लात मारते हुए कहती है कि वो इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है, जबकि कवाई ने उसे कितनी बार इशारे दिए थे। और कुछ दिन बाद यूसा आखिरकार थक जाता है कवाई का बॉडीगार्ड बनने का नाटक करते हुए, लेकिन फिर भी वो उसके साथ चलने को एंजॉय करता है। और कुछ ही देर बाद वो हॉस्टल के एंट्रेंस पर पहुंचते हैं और वही शॉक हो जाते हैं, क्योंकि सायाका इस समय मायोमी के साथ फेस सकिंग करने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन यूसा इस सामने हो रही ही इंसिडेंट को तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है और सोचता है कि क्यों ना इस तमाशे का मजा लिया जाए। और तभी कवाई सायाका से कहती है कि उसे ये सब कुछ अपनी रूम की प्राइवेसी में करना चाहिए, और इस पर सायाका उसे चुप रहने को कहती है। लेकिन शराब की तेज बदबू से कवाई की नाक लगभग जली जाती है और वो पूछती है तुम दोनों दोपहर में ही नशे में क्यों हो। तो मायोमी बताती है कि जब वो लौटी तो सायाका को इस हालत में पाया और अब वो उससे भीख मांगती है कि बस कर दे। लेकिन सायाका कहती है कि वो इतनी जिद्दी क्यों बन रही है, ये तो बस एक हार्मलेस किसी तो है। और जैसे ही वो मायोमी के चेहरे के पास पहुंचती है स्वावा करने के लिए, और तभी सुमिको अचानक उसका सिर प्लास्टिक में लपेट देती है और कहती है कि अच्छा होगा कि अगर वो अपने एंसेस्टर्स के पास चली जाए दूसरी दुनिया में। और कुछ ही देर बाद सुमिको से एक कप टी देती है ताकि वो थोड़ा अच्छा महसूस कर सके, और पूछती है कि वो अकेले क्यों पी रही थी। और साइका बताती है कि जब वो अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर गई थी तो उसकी मुलाकात उसके एक्स से हो गई, और उस अजीब मुलाकात को टालने के लिए उसने फोर्सफुली मुस्कुरा दिया। लेकिन उसके एक्स ने कुछ और ही समझ लिया और सोचा कि ये परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है पुराने टेस्ट को याद करने की, और इसलिए सायाका ने गुस्से में उसके बेबी फैक्ट्री के ऊपर जोर से लात मारा और फिर मायोमी को किस करने की कोशिश की ताकि उस एक्स किस का असर मिटा सके। और तभी मायोमी बोल पड़ती है कि लड़कों को अपने एक्स को भूलने में हमेशा दिक्कत होती है, और यूसा और बाकी लड़कियां उससे पूछती है कि वो ऐसा कैसे बोल सकती है, जबकि वो तो हमेशा खुद ही अपने टॉक्सिक एक्सेस के पास वापस भागती रहती है। और फिर वो खुद को डिफेंड करने की कोशिश करती है और कहती है कि जब भी किसी रिलेशनशिप का अंत होता है तो वो आसानी से हर लड़के को ओवरराइड कर देती है। लेकिन सायाका समझाती है कि यही वजह है कि वो बार बार एक जैसी ट्रिक का शिकार होती है, क्योंकि वो कभी किसी लड़के की हरकतों को समझने के लिए वक्त नहीं निकालती। और ये सुनकर कवाई साइका की थ्योरी को सपोर्ट करती है और कहती है कि शायद यही वजह है कि जब भी कोई एक्स कॉल करता है तो उसका दिमाग सुन पड़ जाता है। लेकिन तभी साइका उस पर ही पलट जाती है और कहती है वो तो और भी बेकार है, किसी रेगुलर गर्ल की तरह जो हमेशा अपने शूटर के बारे में सारी जानकारी एक फोल्डर में रखती है, और वो तो हर छोटी छोटी बात को भी ओवर एनालाइज करती है जब तक कि वो फिर से थककर एक मिजरेबल लोनर न बन जाए। और खुद को रिडीम करने के लिए कवाई कहती है कि कम से कम वो मायोमी से तो बेहतर है, क्योंकि उसकी कोई टॉक्सिक हिस्ट्री नहीं है। और इस पर सायाका याद दिलाती है कि ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि कवाई को कभी किसी लड़के का एक्सपीरियंस ही नहीं हुआ। और ये सुनकर यूसा और भी पागल हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद वो पहला बन सकता है जो उसका चेरी पॉप करे। और तभी सायाका को एक आइडिया आता है और वो अचानक कवाई को किस करने की कोशिश करती है, और जैसा कि उम्मीद थी यूसा तुरंत दौड़ता है उसे बचाने, लेकिन वो किस उसके हाथ पर पड़ जाती है जिससे वो पास आउट कर जाता है। और वही कवाई बहुत ज्यादा एम्बेरस हो जाती है और सीधे अपने रूम में भाग जाती है, और यूसा तुरंत उसके पीछे दौड़ता है, जबकि सुमिको सायाका से कहती है कि अगली पनिशमेंट के लिए तैयार हो जाओ। और कुछ देर बाद सुमिको देखती है कि यूसा अभी भी हॉलवे में खड़ा कवाई से मिलने का इंतजार कर रहा है, तो वो उससे कहती है कि इतनी चिंता मत किया करो कि वो कैसा रिएक्ट करती है। लेकिन यूसा यही सोच रहा होता है कि शायद उसने फिर से उसे डरा दिया। और कुछ देर बाद डिनर टेबल पर दोनों एक दूसरे की तरफ देख तक नहीं पा रहे होते, जब तक कि मायोमी परेशान होकर चिल्ला नहीं पड़ती कि किसी और रूम में चले जाओ, मैं ये बेवकूफ़ी और ऑकवर्डनेस नहीं झेल सकती। और अगले दिन दोपहर को यूसा जैसे ही घर पहुंचता है तो मायोमी उसे वाटर गन से गीला कर देती है और फिर कहती है कि वो ऐसे एक्ट करना बंद करे जैसे उसके प्लॉट कैनन उसे एक्साइटेड नहीं करते। और इस पर यूसा पूछता है कि क्या वो इतनी ब्रोक है कि उसके पास मैचिंग प्लॉट आर्मर तक नहीं है, तो मायोमी गुस्से में उसकी तरफ गन फेंक देती है। और तभी शिरोसाकी उससे कहता है कि वो भी ज्वाइन करे, और वो पहले तो मना करने की कोशिश करता है, लेकिन जब मायोमी कहती है कि कवाई तो उनसे भी ज्यादा मजे कर रही है, और यूसा तुरंत उसके एसएस रैंक स्विम सूट के इमेजिनेशन में खो जाता है। और ये देखकर मायोमी और ज्यादा दुखी हो जाती है, और उसी समय कवाई एक रेनकोट पहनकर वहाँ आ जाती है, और मायोमी फिर माफी मांगने की कोशिश करती है कि उसने शायद यूसा की उम्मीदें बढ़ा दी थी, लेकिन देखती है कि वो तो और भी ज्यादा ऑब्सेस्ड होता जा रहा है। और कुछ घंटे बाद जब वो सूख चुका होता है तभी यूसा को कवाई की एक बुक टेबल पर पड़ी मिलती है, और वो जानना चाहता है कि उसे रीडिंग से इतना ऑब्सेशन क्यों है। और कुछ ही देर बाद कवाई वही बुक लेने आ जाती है, और वो शॉक हो जाती है जब यूसा को उसे पढ़ते हुए देखती है, और वो पूछती है तुम ऐसी चीजें क्यों पढ़ रहे हो जो तुम्हारे प्रीसाइज ब्रेन की समझ से बाहर हैं। और यूसा फिर एडमिट करता है कि उसकी ज्यादातर किताबें सच में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, लेकिन वो कहता है कि ये वाली पर्टिकुलर किताब तो काफी इजी टू अंडरस्टैंड
हैं। और जब वो एक फनी सीन को समझाकर हंसने लगता है तो कवाई की इमोशन धीरे धीरे बाहर आने लगती है, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि यूसा को वो चीज़ पसंद आ सकती है जिसमें वो खुद इंटरेस्टेड है। तो वो उससे कहती है कि वो रीडिंग जारी रखे और अपनी स्माइल छुपाकर वहाँ से भाग जाती है। और अगले दिन दोपहर में वो फिर से उसे पोज पर रीडिंग करते हुए पाती है और पूछती है कि वो कितनी दूर तक पहुंच चुका है। लेकिन जैसे ही वो उस बारे में बात करने लगता है तो मायोमी अचानक उसे पोज से नीचे किक कर देती है और पूछती है कि वो इतना मेहनत क्यों कर रहा है इम्प्रेस करने के लिए। और यूसा फिर उसे डांटता है कि वो हमेशा उसकी प्लान खराब करने की कोशिश क्यों करती है, लेकिन वो भूल जाता है कि कवाई अभी भी सबको सुन रही है। और तभी उसे एहसास होता है कि यूसा कभी उसमें इंटरेस्टेड था ही नहीं और वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। और कुछ देर बाद सभी डिनर टेबल पर बैठे बैठे बोर हो रहे होते हैं तो सुमिको पूछती है कि क्या कवाई अपने किसी बुक के बारे में बात कर सकती है, लेकिन वो तुरंत मना कर देती है और कहती है कि वो शिरोसागी को कोई नया आइडिया नहीं देना चाहती उसकी कल्चर फैंटेसीज के लिए। और फिर सुमिको शिरोसागी से कहती है कि वही कोई रैंडम स्टोरी सुना दे, क्योंकि उसे नॉवल राइटिंग का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, लेकिन उसके ब्रेन में एक भी एक्टिव सेल ना होने की वजह से वो कुछ भी आइडिया नहीं ला पाता। और तभी मायोमी अपने जीनियस दिमाग से सबको ब्लेस करने का फैसला करती है और एक रैंडम स्टोरी शुरू करती है जिसमें एक ओल्ड गीजर अपनी बीवी को मजबूर करता है कि वो उसका सेवर चार्ज करे और फिर सब बारी बारी से उसमें और चीजें जोड़ते हैं। और आखिर में वो कहानी यूसा के लिए एक बुरा सपना बन जाती है, क्योंकि वो ओल्ड कपल उसे ऑयल अप करने का फैसला कर लेते हैं और अनहोली एक्टिविटीज की तैयारी करते हैं। और स्टोरी टाइम के खत्म होने तक शिरोसागी खुद को इंस्पायर महसूस करने लगता है और एक नया नोवेल लिखने का फैसला करता है, लेकिन वही यूसा झपकियां लेने लगता है और कहता है उसे बिना ब्रेक लिए 1 हफ्ता सोना पड़ेगा। और जब शिरोसागी पूछता है कि क्या ये इसलिए है क्योंकि उसने पूरी रात कवाई का नोवेल पढ़ा था, और ये सुनकर कवाई के दिल में कुछ कुछ होने लगता है, लेकिन वो उन्हें इग्नोर करती है और उठकर जाने लगती है। मगर तभी यूसा उसे रोककर उस बुक के बारे में एक सवाल पूछता है और दोनों के बीच एक एक्साइटिंग बातचीत शुरू हो जाती है। और इस पल को बेकार होने से बचाने के लिए सुमिको मायोमी और सायको को पकड़कर रोक लेती है और अगले ही पल यूसा की कुछ राय उस बुक को लेकर कवाई से अलग हो जाती है और वो पूरी कोशिश करता है कि फिर से सेम पेज पर आ जाए, लेकिन इसी बीच उसे पैनिक अटैक आ जाता है और उसका नर्वस सिस्टम क्रैश करने लगता है और वो खुद को गालियां देने लगता है कि उसने फिर एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी बर्बाद कर दी। और मायोमी और बाकी सब सोचने लगते हैं कि क्या यूसा सच में अंधा है, क्योंकि कवाई तो इस पूरे समय स्माइल कर रही थी। और कुछ दिन बाद जब दोनों स्कूल से वापस लौट रहे होते हैं और यूसा कवाई से माफी मांगता है कि वो रेंट में देरी कर रहा है, लेकिन वो कहती है कि कोई बात नहीं, क्योंकि मायोमी और सायका भी कभी कभी लेट हो जाते हैं। और अगले ही पल उन्हें कोई गाना गाता हुआ सुनाई देता है और देखते हैं कि एक आदमी बैम्बूज को ट्रक में लोड कर रहा है। और जब वो वापस घर पहुंचते हैं तो शिरोसागी बताता है कि ये बैम्बूज उसने सुमिको के एक फ्रेंड की मदद करने के बदले में लिया है। और जब वो लोग इसे काट रहे थे और जब मायोमी पूछती है कि क्या वो इससे एक विश ट्री बनाने वाले हैं, तो सायका मायोमी से कहती है कि इंतजार करना छोड़ दे, क्योंकि कोई भी विश उसे निकम्मे लड़कों के लिए उसकी ऑब्सेशन से नहीं बचा सकता। और जब मायोमी सायका के पीछे पूरे गुस्से में दौड़ रही होती है तभी शिरोसागी यूसा को बताता है कि वो सिर्फ लोकल स्टूडेंट्स के लिए कुछ बनाना चाहता है जिससे वो खेल सके। और अगले ही पल सुमिको उसे बुलाकर कहती है कि पुलिस का कॉल आया है और शिरोसागी इतना डर जाता है कि वो पैंट में ही सुसु कर देता है। जब लड़कियां कहती हैं कि शायद उसे अब लाइफ सेंटेंस मिलने वाला है, लेकिन कॉल करने के बाद वो सबको बताता है कि कुछ दिन पहले उसने एक खोया हुआ पर्स पुलिस स्टेशन में सबमिट किया था और अब कल उसका ओनर उससे मिलने आने वाला है थैंक यू करने के लिए। और सुमिको कहती है कि शायद अब उसे लब मिल जाए क्योंकि पर्स किसी लड़की का लग रहा है, लेकिन जब अगले दिन ओनर आती है तो पता चलता है कि वो एक लोकल स्टूडेंट है और उसकी मॉम उसका शुक्रिया अदा करने आई है। और यूसा समझने की कोशिश करता है कि वो लड़की इतनी अनकंफर्टेबल क्यों लग रही है, तो सायका उसे याद दिलाती है कि शिरोसागी को मिडिल एज बैडीज बहुत ज्यादा पसंद है। और ये टेंशन महसूस करते हुए सुमिको उनको पुडिंग ऑफर करती है और जैसे ही उसकी मॉम उसे मना करने लगती है तो चिनासु खुद ही कहती है कि वो एक सर्विंग लेना चाहेगी। और कुछ मिनट बाद शिरोसागी फिर से अपने बैम्बू प्रोजेक्ट पर काम करने लगता है और जब चिनासु अपनी पुडिंग वही छोड़कर उससे उस प्रोजेक्ट के बारे में पूछती है तो दोनों के बीच एक लंबी बातचीत होती है और आखिरकार वो मान जाती है कि उसे अपनी मॉम के साथ वापस जाना चाहिए। और जब दोनों वापस जा रहे होते हैं और शिरोसागी यूसा से कहता है कि शायद वो लड़की चिनासु कभी वापस नहीं आएगी क्योंकि उसके और भी दोस्त होंगे जिनके साथ वो हैंग आउट कर सकती है, लेकिन अगले ही दिन वो फिर से आ जाती है और पूछती है कि क्या वो अपना मिनी प्लेग्राउंड पूरा कर चुका है। और फिर शिरोसागी उसे समझाता है कि ग्रोन फोक की जिंदगी में और भी काम होते हैं और पूछता है कि वो अपने दोस्तों के साथ क्यों नहीं चिल कर रही। और तब वो बताती है कि उसके सारे दोस्त तो बहुत झूठे हैं और कहती है कि जब तक प्लेग्राउंड पूरा नहीं हो जाता तब तक वो आती रहेगी। और कुछ दिनों बाद दोनों ये देखकर एक्साइटेड हो जाते हैं कि वो कितना अच्छा बन रहा है। और जब वो आखिरी डिजाइन के लिए आइडिया एक्सचेंज कर रहे होते हैं तो उन्हें ध्यान ही नहीं रहता कि यूसा और बाकी सब उन्हें छुपकर देख रहे होते हैं, ये समझने के लिए कि चिनासु को आखिर क्या पसंद आ रहा है, एक ऐसे बंदे से जो खुद को अनहिंज क्रीप मानता है। और फिर सब आपस में सहमत होते हैं कि चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि वो ज्यादातर बिग ब्रदर जैसा बिहेव करता है। लेकिन तभी चिनासु एडमिट करती है कि उसे फीलिंग्स है शिरोसागी के लिए, और इतना ही नहीं शिरोसागी भी कह देता है कि उसे भी वो पसंद है। और जैसे ही यूसा और लड़कियां ये सुनते हैं वो FBI को कॉल करने की सोचने लगते हैं, लेकिन फिर शिरोसागी कहता है कि वो अपनी फीलिंग को कुछ सालों के लिए सेव कर ले और इसके बाद वो अंदर
चला जाता है सुमिको की मदद करने। और फिर मायूमी चिनात्सु को सीधा करने का फैसला करती है और कहती है कि वो अभी इतनी इनएक्सपीरियंस है कि वो शिरोसाकी जैसे सनकी को हैंडल नहीं कर सकती। और चिनात्सु कहती है कि वो अपने काम से काम रखे, लेकिन मायूमी उसकी बात को इग्नोर करके कहती है कि वो दोनों एक एक्सट्रीमली फ्रीकी रिलेशनशिप में हैं। और इस पर चिनात्सु पूछती है कि क्या वो खुद शिरोसाकी के पीछे इसलिए जा रही है क्योंकि उसके एज ग्रुप के सारे लड़के उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उनको एक धोई हुई लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और ये सुनते ही मायूमी आपा खो देती है और कहती है कि जब तक वो क्रीप जैसे शिरोसाकी के ऊपर ऑब्सेस करती रहेगी तब तक उसके कभी दोस्त नहीं बनेंगे। लेकिन उसकी ये बात चिनात्सु के दिल को लग जाती है और वो रोते हुए वहाँ से भाग जाती है। और ये देखकर यूसा और कावाई दोनों को मायूमी के इनमेच्योरिटी के ऊपर गुस्सा आता है, जबकि वो अपनी सफाई देने की नाकाम कोशिश करती रहती है। और अगली शाम डिनर के दौरान शिरोसाकी चिंता में आ जाता है क्योंकि चिनात्सु रोज की तरह नहीं आई। तो सायाका उसे इशारे में बताने की कोशिश करती है कि क्या हुआ था। और अगले ही पल मायूमी यूसा को इसके लिए ब्लेम करती है, लेकिन फिर भी वो सबको पूरी सिचुएशन समझाती है और कहती है कि उसे कभी ये उम्मीद नहीं थी कि चिनात्सु के फीलिंग इतने स्ट्रांग हो सकते हैं। लेकिन सुमिको कहती है कि सब ठीक हो जाएगा, वो फिर से आ जाएगी। लेकिन कई दिन बीत जाते हैं लेकिन वो नहीं आती। और कुछ दिन बाद घर जाते समय यूसा और कावाई चिनात्सु को एक अकेले कोने में खड़ा देखते हैं और यूसा उससे बात करने का सोचता है, लेकिन तभी उसे 3 लड़कियां उसकी तरफ आती हुई दिखती है और वो सोचता है कि शायद ये उसकी दोस्त होंगी। मगर जब लड़कियां बिना कुछ कहे उसके पास से ऐसे निकल जाती हैं जैसे वो कोई भूत हो। और तब उन्हें एहसास होता है कि चिनात्सु के साथ असल में कोई दोस्त नहीं है। और इसके बाद वो घर लौट जाते हैं और बाकी सबको बताते हैं कि शायद इसी वजह से वो इतना इमोशनल हो गई थी। और कुछ देर बाद चिनात्सु की माँ उनके दरवाजे पर आती है और मदद मांगती है क्योंकि वो स्कूल खत्म होने के बाद से अब तक घर नहीं लौटी है। तो सब उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। और जैसे ही यूसा अपनी साइकिल निकालकर सुमिको को बताता है कि वो कहाँ ढूंढने जा रहा है, और तभी झाड़ियों से कुछ आवाज आती है और वो पास जाकर देखता है कि चिनात्सु वही छुपी हुई थी पूरे समय। और कुछ मिनट बाद सभी वापस घर लौट आते हैं, लेकिन सुमिको बताती है कि उसे अभी थोड़ा और रुकना होगा क्योंकि उसकी मॉम उसे ढूंढने के लिए काफी दूर निकल गई है। और फिर मायूमी तय करती है कि अब उसे वो बातें करेगी जिससे चिनात्सु अच्छा महसूस करे। लेकिन उसका ये प्लान तुरंत फेल हो जाता है जब वो कहती है कि किसी को फ्रेंड्स की जरूरत नहीं होती। और जाहिर है सायाका तुरंत पूछ बैठती है कि क्या इसीलिए क्योंकि तुम खुद कभी एक रेगुलर रिलेशनशिप नहीं बना सकी। लेकिन मायूमी अपनी बात पर अड़ जाती है और कावाई को पकड़कर साबित करने लगती है कि अकेले रहना भी एक अच्छा ऑप्शन है। और तभी चिनात्सु पूछती है कि क्या सच में ये इतना अच्छा होता है। और कावाई समझाने की कोशिश करती है कि अपने खुद के बबल में रहना कितना अच्छा लगता है, लेकिन चिनात्सु से टोक देती है और कहती है कि उसकी लाइफ तो सुनने में डिप्रेसिंग लगती है। और तब कावाई को एहसास होता है कि वो कभी भी सच में इंट्रोवर्ट नहीं बन पाई और कहती है कि शायद उसके दोस्तों से इसलिए अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि उसने ही कुछ किया होगा। और फिर चिनात्सु एक किस्सा सुनाती है उस दिन का जब वो अपने ग्रेड्स को लेकर बुरी मूड में थी। और तभी उसकी एक दोस्त से एनिमे के बारे में बात करने आई, लेकिन वो चिढ़ गई और वहाँ से भागकर रोने लगी। और इसके बाद सबने उसे धीरे धीरे इग्नोर कर दिया और वो एक आउटकास्ट बन गई। और ये सुनकर कावाई उसे समझाती है कि उन्हें शायद बुरा इसलिए लगा क्योंकि उसने उनकी सबसे पसंदीदा एक्टिविटी एनिमे की डिसरिस्पेक्ट कर दी थी। और अगले ही पल मायूमी उससे कहती है कि जाकर उन लड़कियों को कुछ कैंडी दे और माफी मांग ले। लेकिन चिनात्सु कहती है कि ये इतना आसान नहीं है क्योंकि अब स्कूल में हर कोई लगभग उससे दूरी बना रहा है। और वो कहती है कि अब और रिजेक्शन सहन नहीं होता और रोते हुए गॉड से प्रे करती है कि उसके सारे दोस्त फिर से वापस आ जाएं। लेकिन तभी सुमिको उसके पीठ को थपथपाकर उसकी विल टू लिव फिर से जगा देती है और उसके सामने एक पुडिंग का बाउल रख देती है। और फिर वो समझाती है कि अगर वो वाकई ही अपने रिश्ते सुधारना चाहती है तो उसे मेहनत करनी पड़ेगी। और शिरोसाकी फिर वादा करता है कि वो उनका प्रोजेक्ट इस वीकेंड तक पूरा कर देगा ताकि वो अपने दोस्तों को बुला सके। और ये सुनकर चिनात्सु फिर से खुश हो जाती है। और कुछ दिन बाद वो अपने दोस्तों के साथ हॉस्टल में आती है और खुशी खुशी बताती है कि उन्होंने आखिरकार सुलह कर ली है। और फिर शिरोसाकी उनको यार्ड में ले जाता है जहां वो अपनी नूडल डिस्पेंसिंग कंट्रैप्शन का उद्घाटन करता है। और जैसे जैसे दिन गुजरता है सब मिलकर उस मशीन से खेलते हैं। और इसके बाद सुमिको सबके लिए एक बड़ा पुडिंग बोल तैयार करती है जिसे वो सब साथ मिलकर शेयर करते हैं। और कुछ रातों बाद सुमिको सबको इकट्ठा करती है ताकि एक मेमो दिखा सके जो सारे लोकल्स को भेजा गया था। और उसमें एक क्रीप के बारे में लिखा था जो लड़कियों को अपनी मैग्नम दिखाकर डराता है और पब्लिक में उनकी प्लॉट पकड़ने की कोशिश करता है। और सारी डिटेल्स पढ़ने के बाद सब शिरोसाकी की तरफ घूमने लगते हैं क्योंकि वही इस डिस्क्रिप्शन से ऑलमोस्ट परफेक्टली मिलता है। लेकिन वो बेहया क्रीप तो सबकी नफरत भरी नजरों से ही क्लाइमैक्स पर पहुंच जाता है जबकि सब क्रीप से नफरत करने की बात कर रहे होते हैं। और उसी समय साइका बताती है कि कैसे उसने बस में उसके संतरे पकड़ने की कोशिश की थी कुछ दिन पहले। और मायूमी कहती है कि शायद वो बेवकूफ डिसअपॉइंटमेंट हो गया होगा क्योंकि वो अक्सर बहुत सारे संतरे के छिलके पहनती है ताकि उसके छोटे संतरे सूख जाएं। और जैसे ही सायाका उसे कॉम्पाउंड में दौड़ने लगती है और तभी यूसा कावाई से पूछता है कि क्या उसके साथ ऐसा कभी हुआ है। और जब वो कहती है नहीं तो सब रुककर पूछते हैं कि वो सीरियस तो है ना। और वो फिर याद दिलाती है कि वो कभी बस और ट्रेन से नहीं जाती क्योंकि उसे किताबें पढ़ने में मजा आता है। लेकिन फिर सायाका समझाती है कि
कैसे एक बार एक प्लस साइज क्रीप ने उसे जानबूझकर बुक स्टोर में टच किया था, और ये सोचकर वो अचानक पैनिक हो जाती है। और मायोमी को भी याद आता है कि कैसे एक रैंडम क्रीप ने सालों पहले लाइब्रेरी में बुक्स पढ़ते हुए उसके केक पकड़ लिए थे, जिससे वो और भी डर जाती है। और ये देखकर यूसा समझ जाता है कि उसने भी कभी ये झेला होगा, लेकिन वो पूरी तरह से मना कर देती है। तो सुमिको उसे घर जाते समय पढ़ने से मना कर देती है, क्योंकि क्लियरली इसकी वजह से वो कभी नोटिस नहीं कर पाई कि उसके साथ क्या हो रहा था। और कवाई फिर अपने रीडिंग प्रिविलेजेस वापस मांगने की कोशिश करती है, लेकिन सुमिको साफ मना कर देती है। और वो यूसा से कहती है कि वो उसे स्कूल से वापस आते समय उसके साथ आएगा। और अगले दिन हमारा चोमो से लड़का जब उससे घर जाने के लिए मिलता है तो वो बेपरवाह दिखने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ ही मिनटों में वो उसकी खूबसूरती में खो जाता है और सोचता है कि काश वो हमेशा के लिए ऐसे ही रह सके। और जेब्रा क्रॉसिंग पर पहुंचते ही वो यूजुअल से भी ज़्यादा ध्यान देने लगता है, लेकिन तभी उसे पैंट में एक अजीब सी सनसनाहट महसूस होती है और उसे एहसास होता है कि वो भी उस वांटेड क्रीप से कुछ कम नहीं है। और इसीलिए वो कुछ देर के लिए अपने थॉट्स को इकट्ठा करने की कोशिश करता है। और 3 रातों बाद मायूमी उसे टीज करने लगती है, क्योंकि सबको पता चल गया है कि वो उसे ब्लू बॉल्स दे रही है। लेकिन जब सायाका उससे कहती है कि वो उसकी तरह पीछा करना बंद करे, तो वो कहता है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इससे कवाई अपने दिन का बेस्ट पार्ट एंजॉय कर पाती है। और अगली सुबह सबको पता चलता है कि वो क्रीप अरेस्ट हो गया, और ये सुनकर वो अपसेट हो जाता है, क्योंकि अब उसे बॉडीगार्ड बनना बंद करना होगा। लेकिन कवाई एक्साइटेड हो जाती है कि अब वो फिर से शांति से पढ़ सकेगी, और वो जल्दी से लाइब्रेरी भाग जाती है। लेकिन जब यूसा उसके परफेक्ट टांगों को देखते हुए पकड़ा जाता है, तो उसे सुमिको के साथ पूरा बैकयार्ड साफ करना पड़ता है। और शाम तक वो यही सोचता रहता है कि कवाई अभी तक वापस क्यों नहीं आई। और जैसे वो खुद को समझाता है कि शायद वो अभी भी पढ़ रही होगी, तभी 2 लड़कियां सुमिको के पास दौड़कर आती हैं और बताती हैं कि एक और क्रीप अंडरग्राउंड पैसेज पर खड़ा है, जहां से कवाई हमेशा घर जाती है। और कुछ देर बाद जैसे ही वो घर जाने निकलती है और अंडरग्राउंड पैसेज में घुसती है, और वो क्रीप अचानक अपनी मीस्ट्रिक हवा में लहराते हुए कूद जाता है, लेकिन वो बिना नोटिस किए उसके पास से गुजर जाती है। और जब वो उसे रोकने की कोशिश करता है तो यूसा उसका हाथ झटक देता है और उसका झींगा का मजाक उड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन देखता है कि दोनों एक ही साइज के ब्रदर हैं। और तभी मायोमी भी उसे रोकने आ जाती है और सायाका एक जोरदार हिल किक से उसके अंडे ही फोड़ देती है। और तभी सुरोसाकी अपनी बैंडेड स्किल दिखाकर उसे बांध देता है और पुलिस के पहुंचते ही वो अरेस्ट हो जाता है और सब घर लौट जाते हैं। लेकिन यूसा कवाई को रोककर डांटता है कि वो इतनी केयरलेस क्यों थी, और जब वो कहती है कि ये तो वो खुद ही संभाल सकती थी, तो वो कहता है कि उस पर प्रैक्टिस करके एक सिंपल इंसल्ट बोले। लेकिन वो एम्बैरेस होकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन अगले ही पल वो उसे सब कुछ के लिए शुक्रिया कहती है और वादा करती है कि आगे से ज़्यादा केयरफुल रहेगी। और फिर वो कहती है कि वो गर्ल्स सेक्शन में ना आए, नहीं तो वो उसकी वुडन शॉट से कुटाई कर देगी। और कुछ दिन बाद जब समर ब्रेक शुरू हो जाता है तो यूसा सारा दिन पड़े पड़े बोर हो जाता है और एक पार्ट टाइम जॉब करने का सोचता है। लेकिन जैसे ही उसे कवाई दिखती है, जो अभी अभी लाइब्रेरी से वापस आई थी, और उसे याद आता है कि वो पहले से ही फुल टाइम सिम्प है, और उसके पास जाकर स्टोरी के बारे में पूछता है। हालांकि उसे एक ठंडा जवाब मिलता है, लेकिन फिर भी वो एक कदम आगे बढ़कर उससे बुक रिकमेंडेशन भी मांग लेता है, क्योंकि उसके पास और कुछ करने को नहीं है। तो वो इस बात के लिए मान जाती है और किसी भी इंटरप्शन से बचने के लिए अंदर चली जाती है। और फिर वो इधर उधर कुछ मजेदार करने के लिए घूमता रहता है और आखिरकार उसकी सुमिको पर नजर पड़ती है, जो ज्यादा गर्मी की वजह से बेहोश पड़ी थी। और कुछ घंटों बाद वो वादा करती है कि वो सिर्फ गर्मी की वजह से हुआ, और पूछती है कि क्या वो उसके फ्रेंड के रेस्टोरेंट में खाने चलना चाहेंगे। तो सब मिलकर सिरोसाई को डेजिग्नेटेड वॉलेट बना देते हैं और बाहर निकल जाते हैं। और रेस्टोरेंट में कुछ देर बाद सुमिको अपनी फ्रेंड ता से मिलती है, जो फिर एक्सप्लेन करती है कि दूसरा कैफे चलाना कितना मुश्किल हो गया है, क्योंकि उसका यूजुअल पार्ट टाइमर जॉब छोड़ चुका है। और वो बताती है कि उसे कोई ऐसा चाहिए जो अजीब लोगों को भी आराम से हैंडल कर सके। और इसके बाद वो डाइनिंग रूम में जाते हैं और देखते हैं कि यूसा अचानक अपनी पर्सनैलिटी बदलकर एडल्ट बन जाता है, जो अपने पागल हाउसमेट को कंट्रोल में रखता है। और ये देखकर उसे एहसास होता है कि वही उसके कैफे के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है। और वो तब तक वेट करती है जब तक कि सब लोग खाना फिनिश नहीं कर लेते, और फिर उसे जॉब ऑफर एक्सप्लेन करती है। और इसे और बेटर बनाने के लिए वो क्लेम करती है कि बाकी एम्प्लॉयज़ भी बहुत एक्साइटेड और यूनिक हैं, लेकिन इसका उल्टा असर होता है, क्योंकि वो तुरंत मना कर देता है और कहता है कि उसने अपनी ज़िंदगी में पहले ही काफ़ी यूनिक लोगों को हैंडल कर लिया है। और तब ताओ से मनाने की कोशिश करती है और अपने बाकी एम्प्लॉयज़ के निकनेम्स के बारे में बताती है, लेकिन ये भी सुनकर वो कैफे में काम करने से मना कर देता है। और तब सुमिको उससे पूछती है कि क्या उसे वो टाइम याद नहीं जब स्कूल में उसे सब लोग फ्रीक्सो बुलाते थे। और जैसे ही उसके मुंह से ये सब निकलता है, वो उसे चुप रहने के लिए कहता है, लेकिन मायोमी क्यूरियस होकर रैंडम एक्सप्लेनेशन बनाने लगती है, जो उसे डीडी से भी घटिया दिखाते हैं। और जब सायाका उसका फ़ोन पकड़कर उसके कॉन्टैक्ट को सारी डिटेल भेजने लगती है, तो वो उनसे रुकने की भीख मांगता है और एक्सप्लेन करता है कि उसके पेरेंट्स के हमेशा एडनॉर्मल फ्रेंड्स थे और इसलिए उसने अजीब और क्रीप्स के बीच आसानी से रहना सीख लिया। लेकिन इस स्किल की वजह से उसकी स्कूल में रेपुटेशन खराब हो गई, क्योंकि वो सबसे हरामखोर कैरेक्टर्स के साथ ही दोस्ती रख पाता था, और इसी वजह से सबने उसे फ्रीक्सो कहना शुरू कर दिया। और जैसे ही लड़कियां पागलों की तरह हंसने लगती हैं, तो वो गॉड का शुक्रिया अदा करता है कि कवाई वैसी नहीं है। लेकिन जब वो भी कैरेक्टर तोड़कर हंस देती है, तो वो गुस्से में घर चला जाता है और ता के लिए कभी काम ना करने का फैसला पक्का कर लेता है। लेकिन अगले ही दिन वो फिर से आ पहुंचती है
और सुमिको की मदद से उसे एक फैंसी यूनिफॉर्म जबरदस्ती पहना देती है। और जैसे ही वो फिर मना करने की कोशिश करता है और तभी कवाई वहाँ पर पहुँचती है और उसे ट्रेडिशनल आउटफिट में देखकर फ्रीज हो जाती है, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि वो इतना अच्छा दिखेगा। और यूसा ये नोटिस करता है और कूल बनने की एक्टिंग करता है, लेकिन वो खुद को स्नैप करके लोला लैंड से बाहर निकालती है और उसके लिए चुनी हुई पूरी बुक्स का बंडल पकड़ा देती है। और उसे ये समझ आता है कि उसने ये बुक्स चुनने के लिए पूरी रात जागा होगा और वो एक्साइटेड हो जाता है उनको पढ़ने के लिए। लेकिन तभी ता और सुमिको से और बेटर दिखाने के लिए बुक्स को साथ में टाई कर देते हैं और एक बार फिर से कवाई उसे देखकर अपनी सेंसेस खो बैठती है। तो वो मान जाता है कि वो ता के लिए काम करेगा, क्योंकि वही बस एक तरीका है जिससे वो उसे रिएक्शन निकाल सकता है। और अगले दिन सुरोसागी यूसा से पूछता है कि वो घर में ही यूनिफॉर्म क्यों पहनकर घूम रहा है, जबकि उसे कैफे पहुंचकर पहनना चाहिए था। और इस बात पर वो क्लेम करता है कि उसे अचानक ट्रेडिशनल आउटफिट में इंटरेस्ट आ गया है। लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि कवाई उसे घूर रही है तो वो जल्दी से दूसरी तरफ देखने लगता है ताकि ये छुपा सके कि वो बस उसके अटेंशन के लिए ये सब कर रहा है। और कुछ मिनट बाद वो रेस्टोरेंट पहुंचता है और ता से मिलता है, जो उसे एक्सप्लेन करती है कि वो उसके फेवरेट पार्ट टाइमर की जगह पर कैफे के बैक सेक्शन पर काम करेगा। और फिर उसे नेम टैग देती है और कुछ ही देर बाद कुछ रेगुलर सेक्शन के एम्प्लॉयज बाहर आकर उसे गुड लक विश करते हैं। और फिर वो उसे बैक सेक्शन में ले जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात पहले अजीब पर्सन से होती है जिसका नाम यामामोटो होता है। और जब वो प्रिटेन समुराई मूव चलाना शुरू करता है तो यूसा सोचता है कि इतना लेजेंडरी नाम इस जैसे चोमो को कैसे मिल गया। और तभी ता रिवील करती है कि वो उसका असली नाम नहीं है। और यामामोटो कुछ देर तक अपनी बकवास जारी रखते हुए उसे अंदर ले जाता है, लेकिन जब दूसरा एम्प्लॉय जिसका नाम कुरोकावा है वो यामामोटो को चुप रहने को कहता है तो यूसा चैन की सांस लेता है और सोचता है कि चलो कोई आखिरकार नॉर्मल पर्सन मिला। लेकिन उसकी उम्मीदें तब टूट जाती है जब कुरोकावा अचानक अपने गार्डियन स्पिरिट के बारे में बकवास करने लगता है, जिससे यूसा को अपना पुराना फ्रेंड हायाशी याद आती है जो हमेशा भूतों के बारे में बातें करती रहती थी। और शाम को वापस घर में वो डिप्रेस होकर कंप्लेन करता है कि उसकी लाइफ हमेशा इतनी हार्ड क्यों हो जाती है। लेकिन मायोमी तुरंत से डांट देती है कि वो अपना बकवास मुंह बंद रखे, क्योंकि वो उससे भी ज्यादा सफर करती है। और फिर वो एक्सप्लेन करती है कि उसके सारे फ्रेंड्स ग्रुप डेट पर चले गए और उसे जानबूझकर बाहर कर दिया। और ये सुनकर कवाई पूछती है कि कोई भी पूरे ग्रुप के साथ बाहर क्यों जाना चाहेगा, और वो इस बारे में सोचकर ही डर जाती है। और किसी को सरप्राइज नहीं होता जब यूसा भी इस बात पर सहमत हो जाता है और कहता है कि वो कभी फ्रेंडशिप डेट पर नहीं जाएगा, खासकर क्योंकि ऐसे डेट हमेशा किसी वॉच्ड अप कैरियोके प्लेस पर होता है। और अचानक उसे कागामी का कॉल आता है, जो फिर उसे जोर से चिल्लाकर इनवाइट करता है फ्रेंड डेट के लिए। और इनविटेशन सुनते ही तुरंत मायोमी उस पर टूट पड़ती है ताकि फोन छीनकर मैसेज पढ़ सके। लेकिन तभी कागामी एक और मैसेज भेजता है जिसमें उस लड़की की फोटो होती है जो फ्रेंड डेट प्लान कर रही थी। और जब यूसा ये मान लेता है कि वो थोड़ी क्यूट लग रही है तो मायोमी और सायाका कहते हैं कि जरा गौर से देखे, क्योंकि उसने ऑब्वियसली बेटर दिखने के लिए बहुत ज्यादा मेकअप लगाया है। और जैसे ही वो उसे असली चेहरा दिखाते हैं तो उसे समझ आता है कि वो हायाशी है, वही भूत के लिए पागल लड़की जिसने उसे सालों पहले ही स्कूल में ट्रॉमेटाइज कर दिया था। और अब वो फ्रीक आउट करता है कि इतने सालों में उसने कौन सा इंसेनिटी लेवल अनलॉक कर लिया होगा। और इसी बीच मायोमी उसे टीज करती रहती है जब तक कि कागामी एक लास्ट टेक्स्ट नहीं भेजता जिसमें लिखा होता है कि हायाशी उसे ग्रुप डेट में नहीं चाहती। और अगले दिन कैफे में यूसा यही सोचता रहता है कि जिस फ्रेंड की उसने कभी मदद की थी वो उससे बचने के लिए इतना क्यों कर रही है। लेकिन तभी उसे कागामी की आवाज सुनाई देती है और वो शॉक हो जाता है जब पूरा फ्रेंड ग्रुप वही आ जाता है। और इसी बीच मायोमी को होलसम सैटरडे बोल लगने लगती है तो वो सायाका से लड़ाई शुरू कर देती है, जब तक कि सुमी को सजेस्ट नहीं करती कि कैफे चलते हैं और यूसा को काम करते हुए देखते हैं। और फिर वो कवाई को भी साथ आने के लिए मना लेती है और कुछ मिनट उसे रेडी करने में लगाती है। और बाकी सब उसे देखकर शॉक हो जाते हैं कि वो कितनी अच्छी लग रही है। और अब वापस कैफे में कागामी सबको एक्सप्लेन कर रहा होता है कि यूसा और हायाशी कभी क्लासमेट थे, लेकिन वो तुरंत कह देती है कि उन्होंने कभी आपस में बात तक नहीं की थी, जबकि साफ दिख रहा होता है कि वो कूल दिखने की कोशिश कर रही है। और फिर भी यूसा उससे पूछने की कोशिश करता है कि वो कैसी है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर अपने न्यू फ्रेंड्स के साथ डाइनिंग रूम की तरफ चली जाती है। और कुछ देर बाद कुरोकावा वहाँ से वापस आता है और कहता है कि वो कभी दोबारा उन अमीर घमंडी लोगों को कभी सर्व नहीं करेगा जो खुद को सबसे बेटर समझते हैं। और तभी यूसा यामामोटो से कहता है कि वो भी उन्हें सर्व नहीं करेगा। तो यामामोटो कहता है कि सब बैठकर उसके प्रोफेशनल सर्विंग स्किल को देखो। लेकिन कुछ ही देर में वो वापस लौट आता है और कहता है कि कैसे उन्होंने उसे भी ट्रॉमेटाइज कर दिया। और तभी हायाशी के एक नए फ्रेंड में से एक वहाँ पर आता है और खाना मांगता है। और जैसे ही वो यूशा को देखता है वो खास तौर पर उसे ही सर्व करने के लिए कहता है। और तब तक कवाई और बाकी सब रेस्टोरेंट पहुंच चुके होते हैं, लेकिन कवाई की सोशल एंजाइटी की वजह से वो अंदर जाने में ही बहुत टाइम लगा देते हैं। और कुछ मिनट बाद हायाशी के फ्रेंड्स नोटिस करते हैं कि वो तब से अजीब बिहेव कर रही है जब से वो उनके साथ बैठा है। तो वो लोग उससे पूछते हैं कि क्या उनके बीच पास्ट में कुछ हुआ था। और तभी वो सबको अचानक अपना पुराना निकनेम बता देती है और क्लेम करती है कि वो बस उसके अजीब एनर्जी से दूर रहना चाहती है। और ये सुनकर सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और उससे माफी मांगते हैं कि उन्होंने कभी सोचा भी कैसे कि वो किसी अजीब इंसान की दोस्त होगी। और जैसे ही वो लोग यूसा पर हंसते रहते हैं
और तभी कागामी हायासे से कहता है कि वो अब एक्ट छोड़ दे, जबकि मायोमी और सायाका हैरान होते हैं कि उसने खुद के लिए एक वर्ड भी क्यों नहीं बोला। और अगले ही पल कवाई अंदर आती है और यूसा से कहती है कि वो उनके साथ दूसरे रूम में चले। और कुछ सेकंड के शॉक के बाद हायासे के दोस्त फिर से मजाक उड़ाते हैं और पूछते हैं कि क्या वो सारे लोकल्स बैडीज को स्पेशल सर्विस देता है। और ये सब सुनकर वो आखिरकार फ्लिप कर जाता है, लेकिन जैसे ही वो उन पर हमला करने जाता है तभी कवाई कहती है कि उसे सच में स्पेशल सर्विस चाहिए और उसे कहती है कि वो ज़्यादा देर ना करे और फिर बाहर चली जाती है। और अगले ही पल सायाका और मायोमी रैचेट मोड में चले जाते हैं और अपने प्लॉट कैनन उस पर मसलते हुए क्लेम करते हैं कि उन्हें उसका मॉन्स्टर गिजी याद आ रहा है। और ये सब देखकर सारे लड़के जल जाते हैं और तभी सायाका हायासे की फेस आईलैशेस खींचकर उसे एक्सपोज कर देती है और तुरंत इनोसेंट बनकर एक्ट करती है कि ये तो गलती से हुआ। और इसी बीच मायोमी यूसा को खींचकर एक कोने में ले जाती है ताकि उसे सिखा सके कि खुद के लिए खड़ा कैसे होना है। और जैसे ये लेक्चर खत्म होता है यूसा भागकर दूसरे रूम में जाता है ताकि कवाई को उसका स्पेशल सर्विस दे सके, लेकिन तभी वो हार्ट ब्रोकन हो जाता है जब शिरोसागी एक्सप्लेन करता है कि कवाई को कोल्ड फीड हो गए और वो घर भाग गई। और उसी रात घर पर कवाई नोटिस करती है कि सुमिको ने उसका फेवरेट खाना बनाया है, तो वो उसे चीयर अप करने के लिए अपने बुक्स में कहाँ से शुरू करना चाहिए यह बताने लगती है। और यूशा अंदर ही अंदर छुपाने की कोशिश करता है कि उसे उसका एक्स्ट्रा अटेंशन कितना अच्छा लग रहा है। और तभी मायोमी उसके खुशी में पानी फेर देती है और कहती है कि वो अभी क्लियरली उसके संतरों के बारे में ही सोच रहा है। और कुछ दिन बाद यूसा कागामी को कॉल करता है ताकि उसे चेतावनी दे सके कि वो मायोमी की तरफ ऑब्सेस होता जा रहा है, जो उस वक्त कोइंसिडेंटली शिरोसाई के सिर पर अपनी यूजुअल पागलपंती दिखा रही होती है, ये कहकर कि उसके संतरे उस ट्रॉमा के लायक नहीं हैं। और यूसा कॉल काट देता है और उससे पूछता है कि अब उसका कौन सा मेंटल एपिसोड चल रहा है। और तब वो याद दिलाती है कि उसकी एज ग्रुप के कोई भी घर पर अकेला नहीं बैठा है। और फिर वो वादा करती है कि वो सबको अपने साथ साथ सफर कराएगी और शिरोसाई को ऑर्डर देती है कि वो कवाई को यूसा के सारे क्रीपी सीक्रेट बता दे, लेकिन यूसा उसे दबोच लेता है। और तभी सायाका और कवाई बाहर जाते हैं और पूछते हैं कि ये सब शोर क्यों हो रहा है। और कुछ देर तक मायोमी अपने बॉटल से शिरोसाई को मारती रहती है और फिर आखिरकार एक्सप्लेन करती है कि ऑफिस का एक और को वर्कर फाइनली बॉयफ्रेंड बना बैठा, जिससे अब वो अकेले रह गई है, जिसके पास कोई लव लाइफ नहीं है। और उसे कंफर्ट करने के बजाय सायाका पूछती है कि क्या उसने अकेले रहने के लिए कैट चुनना शुरू कर दिया है। और इसके बाद उसे शिरोसाई से भी ज़्यादा मार पड़ती है। और कुछ देर बाद वो लोग उससे पूछते हैं कि वो शिरोसाई के गर्दन पर क्यों चढ़ी रहती है। और वो कहती है कि यही एक तरीका है जिससे उसे थोड़ी सी भी ऊंचाई फील होती है, क्योंकि उसकी बाकी लाइफ तो कब की धुआं बन चुकी है। और जैसे ही वो फिर से अपने फेल रिलेशनशिप के बारे में कंप्लेन करने लगती है, तभी सुमी को एक पुरानी गिटार लेकर आ जाती है जो उसे कहीं पर मिली थी। और सायाका तुरंत पहचान जाती है कि ये वही गिटार है जो मायोमी ने तब खरीदी थी जब वो पहली बार किसी के प्यार में पड़ी थी। और ये याद आती है कि वो भी आंसुओं और हार्ट ब्रेक में ही खत्म हुआ था। और मायोमी अचानक छत पर चढ़ जाती है और एक सैड कॉन्सर्ट शुरू कर देती है ताकि अपनी सैडनेस सब में फैला सके। और सुमिको और सायाका तुरंत एक मैट बिछा लेते हैं शो एंजॉय करने के लिए, जबकि यूसा देखता है कि कवाई हमेशा की तरह किताब में गुम है, तो वो उसके पास जाकर पूछता है कि वो इतने शोर में भी इतनी फोकस कैसे रह सकती है। और वो बताती है कि अब वो इसकी आदत ही हो गई है। तो वो पूछता है कि डॉम में आने से पहले उसकी लाइफ कैसी थी। और वो एक्सप्लेन करती है कि कितना पीसफुल लगता था अपनी मॉम के साथ रहना, जब तक कि वो काम के लिए कंट्री से बाहर नहीं चली गई। और कुछ देर बाद मायोमी आखिरकार गाना बंद करती है और सच में एक्सेप्ट कर लेती है कि वही वजह है कि लड़के जब चाहे उसे यूज करके डंप कर देते हैं। और पहली बार उसे अकाउंटेबिलिटी लेते देखकर यूसा सच में उसकी मेंटल हेल्थ को लेकर चिंतित हो जाता है और उसे नीचे उतरने को कहता है। और सायाका और सुमी को भी एडमिट करते हैं कि उन्हें उसके आसपास रहना अच्छा लगता है, चाहे वो कभी किसी पागल लड़की या निब्बी जैसी बिहेव क्यों ना करे। और फिर शिरोसागी और कवाई भी उसे समझाने में जुट जाते हैं कि वो जो भी बेवकूफ़ी करने वाली थी उसे छोड़ दे। और वो सबकी अच्छी बातें सुनकर शुक्रिया कहती है और डिसाइड करती है कि अपने लव लाइफ में मिराकिल की उम्मीद करती रहेगी। और काफी देर बाद यूसा किसी की जोर की आवाज़ सुनकर उठता है और सीधा वही पहुंच जाता है जहां पर वो हमेशा पहुंचना चाहता था, कवाई के संतरों के नीचे। और अगले ही पल उसे मायूमी दिखती है जो सबसे स्पाइसी प्लॉट आर्मर में बाहर निकली थी। और उसे देखकर वो बिल्कुल लूज कर देता है क्योंकि उसने कभी उसे इतना अच्छा नहीं देखा था। और कुछ मिनट बाद शिरोसागी भी उठ जाता है और पूछता है कि हुआ क्या। और तभी कवाई बताती है कि कैसे एक सेंटीपीड जो सीधा हेल से आया था उसके किताब पर पड़ गया जब वो पढ़ रही थी। और वो तुरंत डर के सुमिको के रूम में भागी, लेकिन वहाँ उसकी हॉरर मूवी डॉल कलेक्शन ने से और डरा दिया। तो कवाई भागकर मायूमी के रूम में गई, लेकिन मदद मांगते हुए उसी पर गिर गई। और फिर उसने यूज प्लॉट आर्मर दिखाया कि वो सेंटीपीड कितना बड़ा था, लेकिन मायूमी की रात में अंधे होने की वजह से उसने उसे रियल समझ लिया। और फिर दोनों दोबारा वहाँ से दौड़ लगाते हुए भाग जाते हैं। और कुछ मिनट बाद शिरोसागी बताता है कि सुमिको को ढूंढने की कोशिश मत करो क्योंकि वो कल से पहले वापस नहीं आएगी। और ये सुनकर कवाई पूरी तरह लूज कर देती है और सबसे मदद मांगने लगती है, लेकिन तभी शिरोसागी उससे कहता है कि चिंता मत करो क्योंकि उससे सेंटीपीड से डील करना अच्छे से आता है, लेकिन क्योंकि लड़कों को गर्ल्स एरिया में जाने की परमिशन नहीं है। और वो कहता है कि वो खुद स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट बैडीज की तरह इसे संभालना होगा। तो कवाई तुरंत यूसा की तरफ देखती है और अपना मैजिक चलाती है जब तक कि वो मान नहीं जाता।
वो उसके लिए उस बीस्ट को स्ले करेगा और सबसे पहले वो लोग मयूमी के रूम में देखने का डिसाइड करते हैं। लेकिन जैसे ही वो देखते हैं कि वो रूम किसी लॉस्ट एंड फाउंड जैसा लग रहा है तो वो तुरंत साफ हवा के लिए कवाई के रूम में चले जाते हैं और वहाँ शिरोसागी, मयूमी और कवाई उस बुक को ढूंढने की कोशिश करते हैं जिसमें वो गिरा था। और इस बीच यूसा की ऑब्सेशन बढ़ती है कि वो उसके रूम में है और इससे उसका लिटिल जॉनी जाग जाता है तो वो जल्दी से फ्लोर पर बैठ जाता है ताकि उसे छुपा सके। और शुक्र है कि उसका फन साइज पिकर एडवांटेज बन जाता है और वो उसे आराम से छुपाकर फिर से सच में ज्वाइन करता है। और काफी हिम्मत जुटाकर जब वो बुक पलटते हैं तो सबका हाल देखकर लगता है कि जैसे सब बेहोशी होने वाले हों, क्योंकि वो क्रिएचर पहले ही भाग चुका होता है। और तभी मयूमी शिरोसागी को खींचती है अपने साथ सेफ्टी के लिए और दूसरी तरफ यूसा कवाई के पीछे पीछे ऐसे घूमता रहता है जैसे कोई खोया हुआ कुत्ता। लेकिन पोस्ट पर वापस लौटते ही उसे सेंटीपीड दिखता है जो सीधा कवाई के केक्स पर गिरता है और वो तुरंत अपना मुंह बंद कर लेता है क्योंकि वो गिरा हुआ देख लेती तो वो डर जाती। और जैसे ही वो फिर से घूमती है वो धीरे से पास जाकर उसे हटाने ही वाला होता है कि तभी वो फिर से घूम जाती है और उसे अपने पीठ पर रेंगता हुआ महसूस करती है और वो डर के मारे सारा गर्म पानी अपने ऊपर डालने वाली होती है। लेकिन यूसा उसे जल्दी से पकड़ लेता है और खुद जल जाता है पर उसे शांत कर देता है क्योंकि वो क्रिएचर उसके चिल्लाने से पहले ही गिर गया था। और जैसे ही वो थोड़ी शांत होती है मयूमी उस सेंटीपीड को देख लेती है और ऑलमोस्ट वहीं पर मर जाती है। लेकिन तभी सायाका अचानक उस सेंटीपीड को गर्म पानी से भिगोकर एक प्लास्टिक बैग में लपेट देती है और कुछ देर बाद वो सब वापस अंदर जाने का डिसाइड करते हैं। लेकिन जैसे ही यूसा जाने लगता है तभी कवाई उसके हाथ पर छाले देख लेती है और उसे रोककर उसके लिए आइस पैक लेकर आती है। और अगले दिन वो नोटिस करता है कि मयूमी अभी भी डिप्रेस है तो वो उसे चीयर अप करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी अचानक कगामी वहाँ पर आ जाता है उससे पूछने की वो कैसा है और वो तुरंत कगामी को उसके खुद के सेफ्टी के लिए वहाँ से भगाने की कोशिश करता है। और तभी मयूमी बाहर आ जाती है ये देखने की इतना शोर क्यों हो रहा है तो कगामी तुरंत अपना बेस्ट पिकअप लाइन मारता है और उससे बाहर चलने के लिए पूछता है जिससे उसकी सेल्फ कॉन्फिडेंस इंस्टेंटली बूस्ट हो जाती है। और यूसा कगामी को जबरदस्ती बाहर निकाल देता है और मयूमी से कहता है कि वो इसे सीरियसली लेने की सोचे भी मत क्योंकि उसका एक्सकैलिबर अभी इनमेच्योर है। और तभी मयूमी क्लेम करती है कि वो अटेंशन के लिए इतना नीचे कभी नहीं जाएगी। लेकिन सब लोग उसके ऑब्वियस झूठ को इग्नोर कर देते हैं ताकि एक और प्रेसिंग इश्यूज पर फोकस कर सके। और वो ये है कि यूसा को ऐसे पता कैसे कि उसके बॉडी का पिकल कितना बड़ा है। और कुछ दिनों बाद यूसा कवाई की एक बुक को पीसफुली एंजॉय करने की कोशिश करता है पसीना बहाते हुए। लेकिन मयूमी और शिरोसागी उसे नेचुरली टीज करने लगते हैं क्योंकि साफ दिख रहा होता है कि वो बस उसका अटेंशन चाहता है। और इसके थोड़ी देर बाद वो कैफे में एंटर करता है और रियलाइज करता है कि उसे इस जॉब में थोड़ा बहुत मजे भी आने लगा है। लेकिन तभी यामामोटो और कुरोकावा अपनी माइल इंसेनिटी दिखाने लगते हैं उस नए बुक शेल्फ पर जो ता ने कैफे के लिए खरीदा था। और कुछ देर बाद किताबें रखते हुए यूसा सोचता है कि क्यों ना कवाई को डेट पर इन्वाइट करे क्योंकि वो किताबों को मना कर ही नहीं सकती। लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि उनके पास हर सेल के लिए उतने ज़्यादा बुक ही नहीं है तो उसे लगता है कि यूनिवर्स उसके लिए कोई स्कीम बना रहा है। और फिर सुमी को कॉल करते हुए कवाई से पूछती है कि क्या वो ताको अपनी कुछ किताबें उधार दे सकती है। और फ्री कॉफ़ी टिकट्स और कैफे में रखी पहले से बुक्स के बारे में सुनकर वो खुशी से हाँ कर देती है। और वापस कैफे में कुछ मिनट बाद ता यूसा से कहती है कि वो बाहर जाकर वेट करे क्योंकि शिरोसागी को सारी बुक्स अपने व्हीकल में लानी है। तो यूसा भागकर बाहर जाता है ये देखने की वो सेमलेस क्रीप किस तरह की कार चलाता है। लेकिन जब वो देखता है कि वो तो बस एक हाथ गाड़ी है तो वो डिसाइड करता है कि अब शिरोसागी से कुछ अच्छा एक्सपेक्ट करना ही बेकार है और किताबें उठाने पर फोकस करता है। और कुछ देर बाद यूसा कवाई को बुक सेल पर ट्विकिंग करते देखता है और खुद को कन्विंस करता है कि ये परफेक्टली नॉर्मल बिहेवियर है और फिर उसे टी सर्व करने चला जाता है। लेकिन जब वो देखता है कि वो किताब में इतनी घुसी हुई है कि उसकी बातें सुनी नहीं रही पर तभी उसे खिड़की के बाहर शिरोसागी का सिर दिख जाता है और वो तुरंत जाकर पूछता है कि वो इतनी गर्मी में बाहर क्या कर रहा है। और जैसे ही शिरोसागी कहता है कि वो सूरज से पनिशमेंट लेने की कोशिश कर रहा है तो यूसा तुरंत खिड़की बंद कर देता है ताकि उसे एक और पागल से निपटना ना पड़े। लेकिन कुछ ही पल बाद शिरोसागी देखता है कि हयासी खिड़की से झांक रही है और पूछता है कि एक रिटायर घोस्टबस्टर रेस्टोरेंट के आसपास क्यों स्नीक कर रही है। और वो तुरंत खिड़की से हटकर उसके बगल में बैठ जाती है और कहती है कि उसे उस रात की बात के बाद से बहुत बुरा लग रहा है। और जब शिरोसागी पूछता है कि स्कूल में उनकी क्या लाइफ थी तो वो कुछ साल पहले के वैलेंटाइन डे को याद करती है जब वो उसे चॉकलेट देना चाहती थी। लेकिन उसने दो लड़कियों को ये कहते सुन लिया कि वो उससे बस दया दिखाने के लिए बात करता है। और उनके जाते ही यूसा वहाँ आ गया और पूछा कि उसके हाथ में क्या है। लेकिन वो उसे देने में बहुत शर्मिंदा हो गई और क्लेम किया कि वो बस उसे एक भूत की कहानी सुनाना चाहती थी। और इतने में यूसा खिड़की खोलकर शिरोसागी के ऊपर चिल्लाने लगता है। लेकिन उसे देखकर वो समझने की कोशिश करता है कि उसे अब क्या चाहिए। जबकि मयूमी और सायाका तैयार होते हैं पिछली रात का अधूरा काम पूरा करने के लिए पर तभी वो अचानक माफी मांगने लगती है और उसे थैंक यू कहती है कि तब वही अकेला था जिसने उससे बात की थी। और ये सुनकर वो सारी नाराजगी भूल जाता है और उसकी माफी को एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन मयूमी तुरंत से स्मैक कर देती है कि वो इतना इजी क्यों बन रहा है। और कुछ देर बाद वो बाथरूम में जाकर अपनी मस्कारा साफ करने लगती है और मयूमी जो सायाका के साथ उसे अच्छे से सुनाने वाली थी अब उसे देखकर थोड़ा पिटी फील करने लगती है
क्योंकि उसने अपने चोमो बॉयफ्रेंड्स को छोड़कर यूसा से माफी मांगी और मेकअप साफ करने के बाद हायासी एक्ट करती है कि जैसे ये कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि वो अपने गुड लुक से इजीली और लड़के पटका सकती है। लेकिन मयूमी तुरंत उससे कह देती है कि खुद को ये डिल्यूजन में रखना बंद करके सब मेकअप से उसके मिड लुक फिक्स हो जाएंगे। और तभी कुरोकावा वहाँ आ जाता है और हायासी को वो टॉय वापस देता है जो उसने पिछली रात छोड़ दिया था। साथ ही उसे याद दिलाता है कि उसे अपने गार्डियंस पेट पर भी ध्यान देना चाहिए। और ये सुनकर हायासी सोचने लगती है कि उसे अपना घोस्ट लविंग हॉगी मिल गया है। और उसी शाम कावाई हॉस्टल लौटती है अपनी बुक लेकर और सुमिको उससे पूछती है कि उसे कैफे में पढ़ने में मजा आया या नहीं, लेकिन वो कहती है कि उसने मुश्किल से कुछ पढ़ा और अंदर चली जाती है। और अगले दिन सुबह यूसा उसे रोककर उन बुक्स में से एक के बारे में सवाल पूछता है जो उसने उसे दी थी। और जैसे ही वो उनके कुछ कॉम्प्लेक्स वर्ड समझाने लगती है और तभी शिरोसागी और मयूमी वहाँ पर आते हैं और उसके फ्रीकी नॉवल के बारे में बता देते हैं। और ये सुनकर वो बताता है कि ये उसका समर असाइनमेंट है, लेकिन उसे डर लगता है कि कहीं कावाई उनके कल्चर जोक से क्रीप ना हो जाए। लेकिन शुक्र है कि वो डिसाइड करती है कि वो रुकेगी, क्योंकि वो बुक जो वो रिव्यू कर रहा है वो उसके फेवरेट्स में से एक है। और कुछ देर बाद वो बताता है कि कैफे उसकी बुक्स की वजह से बहुत पॉपुलर हो गया है। और ये सुनकर पहले वो एक्साइटेड होती है, लेकिन फिर वो बता देता है कि हायासी भी वहाँ काफी आने लगी है पढ़ने के लिए। और इधर मयूमी को जेलसी होने लगती है कि शायद उसका कुरोकावा के साथ कोई कनेक्शन बन रहा है। और ये उसे एक्सप्लेन करता रहता है कि उसकी जॉब कितनी ईजी हो गई है। और फिर बाहर निकल जाता है और मयूमी फिर कावाई से कहती है कि वो जॉब शुरू करने के बाद से पहले से भी ज्यादा नाइस हो गया है। और जैसे ही शिरोसागी अपनी अनहोल्जी अर्जेस के ऊपर कंट्रोल खोने लगता है तभी चिनासु वहाँ आकर क्लेम करती है कि वो उसका अकेलापन दूर करना चाहती है और इसके लिए वो उसका सारा काम अपने समर प्रोजेक्ट में करवा लेगी। और जब वो कंप्लेन करती है कि उसके पास प्रोजेक्ट के लिए कोई मटेरियल नहीं है तो वो एक बकेट में मिट्टी भर लाता है और मयूमी से उसकी 1 आउट प्लॉट आर्मर मांगता है। और वो तुरंत उस पर हमला कर देती है कि उसने इतनी बोल्ड रिक्वेस्ट कैसे कर दी। लेकिन कुछ मिनट बाद जब वो दोनों मिट्टी के गोले बना रहे होते हैं तो वो एक्सप्लेन करता है कि पुराना सिल्क उसे स्मूथ बनाने में मदद करता है। और कुछ देर बाद शिरोसागी सारे गोले सूखने के लिए रख देता है और सबको एक इजी सूप सर्व करता है। और फिर बताता है कि सुमिको बाहर गई है एक एयरमैन से मिलने। और जब वो और मायूमी बात कर रहे होते हैं कि सायाका शायद फिर से किसी डेट पर गई है तो चिनासु अचानक एक्साइटेड हो जाती है और सारी डिटेल मांगने लगती है। लेकिन तभी शिरोसागी देखता है कि मयूमी का मिट्टी का बॉल क्रैक हो गया है और उसे ये बुरी खबर सुनानी पड़ती है। और कुछ देर बाद वो फाइनल साइन के लिए वापस बाहर जाते हैं, लेकिन चिनासु का दिमाग तो डेट में ही अटका रहता है। और वो अचानक कावाई से पूछ लेती है कि वो कभी यूसा के साथ डेट पर क्यों नहीं गई। और थोड़ी देर के शौक के बाद कावाई पूछती है कि उसने ऐसा सोचा भी क्यों। तो चिनासु एक्सप्लेन करती है कि जो एक्स्ट्रा अटेंशन वो उसे देता है वो साफ बताता है कि उसके दिल में कुछ फीलिंग्स है। और ये सुनकर मयूमी और शिरोसागी सोचते हैं ये लड़की कैसी पागल है, क्योंकि किसी ने कभी इतनी ओपनली यूसा की ऑब्वियस ऑब्सेशन को डिस्कस करने की हिम्मत नहीं की थी। लेकिन जब कावाई कहती है कि वो बस उसे एक और वीडियो की तरह देखती है जिसकी उसे देखभाल करनी है तो सबका शौक गुस्से में बदल जाता है। और सब सोचते हैं कि चीज़ी रोमांस बुक की इतनी ऑब्सेस्ड होने के बाद भी वो इतनी ऑब्वियस बात एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही। और ये देखकर चिनासु मान लेती है कि शायद उसे यूसा के बारे में सब कुछ नहीं पता। लेकिन फिर कावाई ये भी मेंशन कर देती है कि वो हायासी पर भी ध्यान देता है। तो चिनासु पूछती है कि क्या उसे जलन हो रही है तो वो तुरंत मना करने की कोशिश करती है, लेकिन चिनासु और ज्यादा प्रेशर देने लगती है जब तक कि मयूमी गुस्सा होकर उसे चुप नहीं कर देती। और थोड़ी देर बाद यूसा वापस आता है और उसे चिंता होने लगती है जब वो देखता है कि चिनासु कावाई के पीछे घुटनों के बल बैठी है। और वो पूछने की कोशिश करता है कि वो ठीक है या नहीं, लेकिन वो उसे अपनी अब तक की सबसे मीन लुक देती है और वहाँ से निकल जाती है। और मयूमी फिर समझाती है कि कैसे चिनासु ने बेसिकली उसकी लव लाइफ बर्बाद कर दी। और उसी समय सुमिको डेकोरेटेड ब्रेड क्लासेस से लौटती है और चिनासु तुरंत डिसाइड कर लेती है कि वो अब शिरोसागी की मिट्टी की बॉल की जगह बेही सीखेगी। और कुछ दिन बाद पेट शो देखते हुए यूसा सुमिको से पूछता है कि हॉस्टल में पेट रखना अलाउ है या नहीं। और जैसे ही वो कहती है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मयूमी बोल पड़ती है कि वो कभी पेट नहीं लेगी, क्योंकि उससे वो ये भूल सकती है कि उसकी जिंदगी कितनी मिजरेबल है। और सायाका फिर उससे कहती है कि एक पेट ट्राई करके देखे और शायद उससे उसे थोड़ी अटेंशन की नीड कम हो जाए और हर नए लड़के को नंबर देने का डेस्परेशन भी कम हो जाए। और कुछ देर बाद मयूमी रैबिट लेने का सोच लगती है और कन्विंस हो जाती है कि थोड़ी कंटेनमेंट सीखने से उसकी लव लाइफ फिक्स हो सकती है। लेकिन तभी सायाका कहती है कि भूल जा, जब तक पेट तुझे फिक्स करेगा तब तक वो एक रिलेशनशिप के लिए बुढ़ी हो जाएगी। और जैसे ही दोनों लड़ने लगते हैं यूसा कावाई से पूछता है कि उसे कैट पसंद है या डॉग्स, लेकिन वो उसे एक ठंडा जवाब देती है ताकि बातचीत की कोई चांस ही ना रहे। लेकिन लकीली सुमिको बीच में आकर उसे बचा लेती है और उससे उसकी फेवरेट डॉग ब्रीड पूछ लेती है। और जैसे ही वो उसके बारे में बोलने लगती है यूसा फिर से बातचीत में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन तभी साइका कह देती है कि उसे उसको अपने फेवरेट डॉग की तरह रखना चाहिए। और ये सुनते ही कावाई एम्बेरस होकर वहाँ से भाग जाती है। लेकिन जैसे ही साइका उसे टीज करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक नट जिसका नाम मिहारू है दरवाजे पर आकर उसे ढूंढने लगती है और साइका तुरंत भागकर उससे पूछती है कि वो यहाँ क्यों है। तो मिहारू एक्सप्लेन करती है कि वो बस एरिया में थी और फिर पूछती है कि क्या वो रात यही रुक सकती है। और यूसा और मयूमी तुरंत हंसना शुरू कर देते हैं, जबकि सायाका मिहारू को बार बार भगाने की कोशिश करती है। लेकिन तभी सुमिको उसे वेलकम कर देती है कि वो आज रात सायाका के रूम में ही गुजार ले। और अंदर जाते वक्त मिहारू हॉलवे में पड़ा नेल बैट देख लेती है
और सबको एक्सप्लेन करने लगती है कि कैसे सायाका ने उससे एक सेट तोड़ा था। लेकिन सायाका जल्दी से उसका मुंह पकड़ लेती है ताकि उसके सीक्रेट बाहर ना आ जाए। और फिर भी जब वो बार बार बैग्स बाहर रखने को कहती है, मिहारू उसे बोल देती है कि शर्माने की जरूरत नहीं, अगर वो अभी भी बॉय लव मांगा पड़ती है। और ये सुनकर यूसा और मायूमी समझ जाते हैं कि मिहारू के पास वो बातें हैं जो शायद पहली बार साइको को डोमिनेट करना पॉसिबल बना देंगी, और इसलिए वो उसे लिविंग रूम में ले जाकर लंबी बातें शुरू कर देते हैं। और जब यूसा पूछता है कि उनकी मुलाकात कैसे हुई, तो वो बताती है उस दिन के बारे में जब उसने उसे स्कूल में बुली से बचाया था। लेकिन मायूमी उसे बीच में ही रोक देती है कि वो सायाका के बारे में कुछ अच्छा नहीं सुनना चाहती। और मिहारू फिर भी बताती है कि वो एक्चुअली एम्बैरेसिंग था क्योंकि उसी दिन उसने सेट तोड़ा था। लेकिन बुलिस असल में उससे इसलिए डर गए थे क्योंकि वो बिना मेकअप के बदसूरत लगती है। और फिर वो एक्सप्लेन करती है कि उसे अंडे चोरी करने के लिए शेड में बंद कर दिया गया था। और इतना बताते बताते मिहारू को नींद आने लगती है और वो कंप्लेन करती है कि सायाका हमेशा अपने बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड में बिजी रहती है। और यूशा और मायूमी शॉक रह जाते हैं ये जानकर कि सायाका एक सीजर मास्टर भी है। और जैसे ही मिहारू पास आउट हो जाती है, सायाका फाइनली बताती है कि उनकी दोस्ती उसके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है और फिर उसे टक करके सुला देती है। और अगली सुबह वो उसे उसके हाई स्कूल रियूनियन के लिए उठाती है और पूरी सुबह उसे मेकओवर देती है ताकि उसके पुराने एक्सेस को रिग्रेट हो कि उन्होंने उसे डम क्यों किया था। और बाद में मिहारू उनको उनकी हॉस्पिटलाइजेशन के लिए थैंक यू कहती है। लेकिन सब लोग सायाका के मेकअप स्किल को देखकर डर जाते हैं और सोचते हैं कि उसके अपने फेस के नीचे क्या भयानक छुपा होगा। और 3 दिन बाद सुमिको उसके दरवाजे पर जाती है उसे उठाने क्योंकि वो अपने दोस्त के खोए हुए बनी को देख रही है। और सायाका जल्दी से उठने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो बनी को देखती है वो कमरे से भाग निकलती है और सीधे जाकर यूसा पर गिर जाती है, जो ऑलमोस्ट खुद पर कंट्रोल खो बैठता है क्योंकि उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि उसका मॉर्निंग फेस इतना भयंकर होगा। और अगले दिन स्कूल लाइब्रेरी में यूसा कुछ मिनट कवाई को कॉल करता रहता है जब तक वो फाइनली जवाब नहीं देती और एक्साइटेड होकर बताती है कि उसे साल की बेस्ट बुक मिल गई है। और घर लौटते हुए भी वही बुक पढ़ने लगती है, तो वो हमेशा की तरह खुद को सेटिस्फाई करने के लिए उसे घूरने लगता है। और जैसे ही वो दोनों ट्रैफिक लाइट तक पहुंचते हैं, वो मौके का फायदा उठाकर उसे पीछे रोक लेता है और एक्ट करता है जैसे वो बस उसे सेफ रखना चाहता है। लेकिन जैसे ही वो वापस घर आते हैं, मायूमी उसके क्रीपी चेहरे को देखकर पूछ लेती है कि क्या वो फाइनली उसके हॉट बॉट के साथ कुछ कर आया है। और तभी उसे कवाई का पैनिक एक्सप्रेशन दिखता है और वो पूछता है कि क्या वो इसीलिए डर गई क्योंकि उसने उसे पीछे से पकड़ा था। लेकिन जब तक वो एक्सप्लेन करती है कि वो बुक के एक इमोशनल सीन पर थी, तब तक मायूमी उसकी खोपड़ी क्रैक कर चुकी होती है। और सुमिको फिर उससे उस बुक के बारे में पूछती है, तो वो एक्साइटमेंट से एक्सप्लेन करने लगती है, जिसे देखकर यूसा थोड़ा दुखी हो जाता है क्योंकि उसे वो एनर्जी अब नहीं मिलती। और अगले दिन वो लाइब्रेरी में उसे देखते हुए अपने रिलेशनशिप के बारे में सोचता रहता है। और तभी कागामी उसे याद दिलाता है कि उन्हें एक्चुअली काम भी करना है। और उसी समय एक लड़की माइमुरा वहाँ आती है उससे बात करने, लेकिन यूसा नोटिस करता है कि कवाई पहले से ही बुक्स की दुनिया में खोई हुई है, तो वो उसे रियलिटी में लाने के लिए जानबूझकर उसके पास से बहुत जोर से गुजरता है। और उसे इस बात का रिग्रेट तब होता है जब कवाई, जो यूजुअली स्कूल में सबको कोल्ड शोल्डर देती है, माइमुरा से बातचीत करना शुरू कर देती है। और वो उसे अच्छी तरह मेंटेन भी कर लेती है क्योंकि उसे भी बुक्स की नॉलेज है। और जैसे जैसे हफ्ता गुजरता है, माइमुरा धीरे धीरे कवाई का पूरा टाइम यूसा से चुरा लेती है, यहाँ तक कि उनका स्पेशल एक साथ घर जाना भी। और चलते चलते वो कवाई से बहुत सारे सवाल पूछती है हॉस्टल के लाइफ के बारे में। और जैसे ही कवाई मेंशन करती है कि वहाँ कुछ लड़के भी रहते हैं, तो माइमुरा तुरंत पूछ लेती है कि क्या उसे उनमें से किसी में फीलिंग्स है। और जैसे ही वो मना करती है, माइमुरा अचानक हॉस्टल देखने की डिमांड कर देती है। और ये सुनते ही यूसा, जो उनको स्टॉक कर रहा था, फौरन भागकर जल्दी से घर पहुंच जाता है। और घर पहुंचते ही वो एक पूरी कहानी बना देता है कि उसने किसी पार्टी में चैनसम डॉक्टर्स देखे हैं। और जब कवाई फाइनली माइमुरा को लेकर आती है, तो मायूमी और सायाका अपने बेस्ट आउटफिट पहनकर बाहर आ जाती हैं और कहती है कि उनके लिए वेट न करे और निकल पड़ती हैं। और उधर यूशा, जिसने अभी अभी सिरसाई को बांध कर रखा है, खुद को गिल्टी फील करता है कि शायद वो सच में कवाई के लिए कुछ भी मतलब नहीं रखता। और उसी रात सब लोग शॉक हो जाते हैं जब कवाई का फोन बजता है क्योंकि उसके लिटरली कोई दोस्ती नहीं है। और जब वो माइमुरा से टेस्टिंग शुरू कर देती है, तो यूशा दुखी हो जाता है क्योंकि उसने वो हासिल कर लिया जो अभी भी वो सपना देखता है। और कुछ दिन की एंडलेस टेक्स्टिंग के बाद यूशा उसे बहुत ही थके हुए हालत में देखता है और सोचता है कि क्या उसे ये नया कनेक्शन सच में पसंद आ भी रहा है या नहीं। और अगले दिन स्कूल में माइमुरा अचानक उसे इन्वाइट कर देती है कि वो उसके कुछ फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करे जो बुक्स पढ़ना पसंद करते हैं। और जब कवाई मना करने की कोशिश करती है, तो माइमुरा उसे इंसिस्ट करती है कि वो सब लाइक माइंडेड है, तो कवाई मान जाती है। और कुछ घंटे बाद वो लाइब्रेरी के पास उसे मिलने जाती है, लेकिन वो अचानक प्लान बदलकर उसे ट्रेन स्टेशन पर कुछ लड़कों से मिलाने ले जाते हैं। और इसी टाइम साइका अपनी डेट से लौटती है और घर पहुंचते ही वो सबको इसके बारे में बताती है। और यूशा तुरंत टेंशन में आ जाता है क्योंकि उसे पता है कि कवाई उन लोगों में से नहीं है जो स्ट्रेंजर्स के साथ चिल कर ले। और इसी बीच कवाई को पता चलता है कि मेमोरा एक्चुअली उसे कैरियोके प्लेस ले जाना चाहती थी, तो वो पैनिक में आ जाती है और कोई भागने का प्लान सोचने लगती है। और उधर यूशा इमेजिन करता है कि कवाई किसी रैंडम क्रीप से फाइट करने में स्ट्रगल कर रही होगी, लेकिन मायूमी उसे रिलैक्स रहने को कहती है क्योंकि कवाई डेफिनेटली खुद को संभाल सकती है, पर फिर भी वो घबराता रहता है। और इसी बीच कवाई फाइनली हिम्मत जुटाकर माइमुरा से पूछ लेती है कि
क्या उसके फ्रेंड सच में बुक पढ़ते हैं जैसा उसने कहा था। और जैसे ही मैमोरा कहती है कि वो सब सर्टिफाइड नर्ड्स हैं, तभी एक लड़का मित्सुही उसे एश्योर करता है कि वो भी पक्का बुक लवर है और उसी बुक से अपना फेवरेट सीन सुनाने लगता है जो कवाई ने अभी शुरू ही की थी। और ये सुनकर वो थोड़ी दिलचस्पी होती है तो डिसाइड करती है कि थोड़ी देर सुनेगी, लेकिन तभी वो ब्रेक करने लगता है कि कैसे कुछ रैंडम लड़कियां जो सिर्फ मैगजीन पढ़ती है उससे बात करने आई थी। और फिर वो रेंट करने लगता है कि जो लोग पढ़ते नहीं उन्हें उससे रिकमेंडेशन भी मांगने की जरूरत नहीं है। और ये सुनकर कवाई को वो सारी बातें याद आती हैं जब यूसुफ उससे नोवेल समझने के लिए मदद मांगता था। और तभी मित्सुही उससे कहती है कि क्या वो नॉन रीडर को ऐसे ही जज करती है, तो वो तुरंत कह देती है कि नहीं और एक्सप्लेन करती है कि किसी को कुछ नया सीखने के लिए शर्मिंदा करना गलत है। और अगले ही पल मामूरा उसे टोन डाउन करने को कहती है तो वो माफ़ी मांगने लगती है, लेकिन तभी मित्सुही उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहता है कि उसे उसका फिस्टी होना अच्छा लगता है। और ये सुनते ही कवाई उसका हाथ झटक देती है, लेकिन वो उसे और पास खींचने की कोशिश करता है तो वो लड़ाई करके भाग निकलती है। और जैसे ही उसका फ़ोन बजता है और देखकर उसे लगता है कि मयूमी का कॉल है, लेकिन फिर उसे मैसेज आता है कि एक्चुअली यूसा है जिसने मयूमी का फ़ोन यूज़ करके उसे चेक किया। और वो उसे रिप्लाई करती है कि मैमूरा के साथ जाना एक बुरा आइडिया था, लेकिन वो उसे चिंता न करने को कहती है। और तभी मैमूरा फिर से बाहर आकर उसे अंदर खींचने की कोशिश करती है, लेकिन वो वापस हॉस्टल जाने का डिसाइड करती है और जल्दी से नेक्स्ट बस पकड़ लेती है। और स्टॉप पर पहुंचते ही उसे यूसा मिलता है जो कहता है कि वो नहीं चाहता कि वो अकेले चले क्योंकि अब काफ़ी अंधेरा हो चुका है। तो वो दोनों साथ में घर की तरफ जाने लगते हैं। और तभी यूसा उसके भरे हुए बैग को नोटिस करता है और पूछता है कि हैंग आउट कैसा रहा, क्योंकि उसने क्लियरली उसके लिए प्रिपरेशन की थी। तो वो बताने लगती है कि इन पिछले कुछ दिनों में मैमूरा के साथ डील करना कितना स्ट्रेसफुल था। और जब वो उसे याद दिलाता है कि कैसे उसने उस पर चिल्ला दिया था जब वो उससे ज़्यादा कोशिश कर रहा था, तो वो एम्बेरेस हो जाती है और कहती है कि वो उसकी ही गलती थी। और फिर वो पूछती है कि क्या उसे मैमूरा के साथ भी वैसा ही करना चाहिए। और थोड़ा सोचने के बाद यूसुफ उससे कहता है कि उसे थोड़ा सेटल रहने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि शायद बस मैमूरा बस एक नई दोस्त बनाना चाहती थी। और अगले दिन स्कूल में मैमूरा हमेशा की तरह फिर से आ जाती है और एक और हैंग आउट का ऑफर देती है। तो कवाई उसे तुरंत मना कर देती है और पूछती है कि उसने उसे ट्रिक क्यों किया। और मैमूरा फिर एडमिट करती है कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे पता था कि कवाई कभी भी लड़कों के साथ हैंग आउट करने के लिए हाँ नहीं कहेगी। और उसने उसे मित्सुही के साथ इसलिए सेट करना चाहा क्योंकि उसने तब से उसके बारे में बात करना बंद ही नहीं किया जब से उसने अपनी फोटोज ग्रुप में भेजी थी। और ये सुनकर कवाई कंफ्यूज हो जाती है और पूछती है कि कौन सी फोटो। तब मैमूरा बताती है कि उसने हफ्ते में कभी जल्दी से एक सेल्फी खींच ली थी। और अगले ही पल कवाई लूज इट कर देती है और कहती है कि उसे कभी फिर ऐसा नहीं करना चाहिए। और साथ ही ये भी कहती है कि वो उसे ज़बरदस्ती उन चीज़ों में ना डाला करे जो उसे पसंद नहीं है। और फिर उसे याद आता है कि उसे सेटल रहना था, तो वो माफ़ी मांगने ही वाली होती है, लेकिन मैमूरा उससे पहले ही मान लेती है कि उसने हाल ही में इम्पल्सिवनेस की वजह से एक दोस्त के साथ इशू कर लिया था। तो कवाई उससे कहती है कि उस दोस्त से माफ़ी मांगने की कोशिश कर। और फिर शाम कवाई फिर से अपनी शांति और किताबों में खो जाती है, लेकिन उसे चेस्ट में अजीब सा फील होता है जब मैमूरा यूजुअल टेस्टिंग टाइम स्किप कर देती है। और अगले दिन शाम को यूसा उसे लाइब्रेरी में अकेला बैठा देखता है और समझ जाता है कि वो मैमूरा का वेट कर रही है। तो वो उसे शांति से याद दिलाता है कि लाइब्रेरी का क्लोजिंग टाइम कब का निकल गया। और सीढ़ियों से उतरते हुए कुछ ही पल बाद वो दोनों मैमूरा को वहाँ से भागते हुए देखते हैं। तो कवाई थोड़ी देर रुकती है और सुनती है कि वो दो नए दोस्तों से बात करती है कि वो कितनी ज़्यादा एंटी सोशल थी और इसी वजह से वो अपनी रिलेशनशिप नहीं निभा पाई। और इसके थोड़ी देर बाद कवाई फिर से यूसा के साथ घर की तरफ जाने लगती है, लेकिन रास्ते में ही वो अपने इमोशन पर कंट्रोल खो बैठती है और रोने लगती है। और यूसा उसे संभालने की कोशिश करता है, लेकिन वो कह देती है कि चिंता मत करो, ये बस किताब का कोई इमोशनल सीन था। और फिर भी यूसा अंदर से बहुत परेशान हो जाता है और डरने लगता है कि कहीं उसने फिर से उसके डिप्रेशन वाले फेस को वापस तो नहीं खींच लिया। लेकिन जब वो दोनों घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि मयूमी किसी मिक्सर पार्टी में इनवाइट न होने पर वो अपना मेंटल एपिसोड कर रही है। और उसकी हालत देखकर उन्हें फिर याद आता है कि उनके ज़िंदगी में पहले ही कितना ड्रामा भरा पड़ा है। और फिर वो सब रेडी होकर लिविंग रूम में बैठ जाते हैं सुमिको और बाकी सबके साथ प्लम वाइन पीने के लिए। लेकिन अफसोस वो सब उसका जूस भर नहीं पी पाते हैं, क्योंकि असली शराब पीने से उनकी कच्ची लीवर डीप फ्राई हो जाती। और फिर सुमिको बताती है कि उसकी दोस्त ने वो शराब 5 साल तक एज की थी। और तभी मयूमी को अपना 5 साल पहले वाला रिलेशनशिप याद आ जाता है और वो अचानक एक्साइटेड हो जाती है, क्योंकि तब उसका बॉयफ्रेंड हाथी की सूंड लेकर घूमता था। और जैसे ही वो हमेशा की तरह साइकिल से लड़ाई शुरू करती है, कवाई को गुस्सा आ जाता है कि उसके जैसा अनलाइकेबल इंसान भी दोस्त बना लेता है। और मयूमी भी पलटकर उससे बहस करना चाहती है, लेकिन वो शॉक हो जाती है जब उसे पता चलता है कि कवाई सच में ड्रंक हो गई है। और जैसे ही वो फ्लोर पर गिरती है, यूशा के मन में आता है कि शायद आज उसका लकी डे है और वो उसके फ्लॉलेस प्लॉट कैनन को एक्सप्लोर कर पाएगा। लेकिन तभी लड़कियां उसे अलग ले जाती हैं ताकि वो यूसा से सेफ रहे। और दया में मयूमी यूशा को शो देने की कोशिश करती है, लेकिन वो इंस्टेंटली इरिटेट होकर ब्लीच मांगता है ताकि वो मेमोरी दिमाग से मिटा सके। और अगले ही पल कवाई सयाका से कहती है कि
उसे मिहारू जैसी दोस्त डिजर्व भी नहीं थी, क्योंकि वो खुद मयूमी से बड़ी कमीनी है। और जब वो अचानक पूछती है कि उसे ऐसा दोस्त क्यों नहीं मिलता जो उसके जैसा सोचता हो, तो सुमिको उसे पानी का गिलास देती है और कहती है जो भी कहना है वो सब सुनेगी। और तब कवाई सब कुछ बता देती है कि मामूरा के साथ क्या क्या हुआ, और मयूमी फिर उसे समझाती है कि वो दोस्ती कभी टिकने वाली थी ही नहीं। और इसके बाद सुमिको और सयाका बारी बारी से उसे समझाते हैं कि कंपेटिटिव बिलिका से वही मतलब नहीं कि किसी की पसंद एक जैसी हो तभी दोस्ती अच्छी चलेगी। और ये सुनते ही उसे मित्सुही की याद आ जाती है और वो गुस्सा हो जाती है कि काश उसने उसके बड़े बड़े खरगोश जैसे दांत तोड़ दिए होते। और लड़कियां पूछती है कि क्या उनकी जबरदस्त बहस हुई थी, तो वो बताती है कि इतना कुछ हुआ ही नहीं। और ये सुनकर यूसा चैन की सांस लेता है और कहता है कि अच्छा है कि उसे जल्दी गुस्सा नहीं आता। लेकिन तभी कवाई उस पर चिल्लाने लगती है कि वो कभी खुद के लिए खड़ा क्यों नहीं होता, चाहे उसे कोई कितना भी बेइज्जत क्यों ना कर दे। और वो उसे डांटती है कि उसने अब तक अपनी नौकरी क्यों नहीं छोड़ी और हायासी से बात करना क्यों नहीं बंद की, जिसने उसे इतना बुरी तरह से ट्रीट किया। तो यूसा पूछता है तो तुम चाहती हो कि मैं उससे पूरी तरह बात करना बंद कर दूं? और कवाई कहती है टॉपिक चेंज मत करो, और अचानक उठकर कहती है कि उसे स्नैक्स खाने हैं। और तभी सुमिको कहती है छोड़ो, इतनी रात को कहाँ जाओगी। तो वो टेबल पर ही बैठकर सर्व करने लगती है। और तभी यूसा कहता है कि वो अपने कमरे से स्नैक्स लेकर देता है, और जैसे ही वो उठता है वो उसकी शर्ट पकड़ लेती है और कहती है कि वो भी उसके साथ चलेगी। और यूसा के दिमाग में आता है कि शायद आज उसका सच में लकी डे है। लेकिन तभी मयूमी और सयाका आकर उसका पूरा सीन क्रैश कर देते हैं और वो बेचारा अपना कमरा छोड़कर लिविंग रूम में सोने पर मजबूर हो जाता है। और अगली सुबह जब कवाई उठती है तो पछतावे की भारी लहर उसके ऊपर आ जाती है जब पिछली रात की सारी बातें याद आती हैं। और तभी उसे उसके टेबल पर एक जर्नल दिखता है जो उसके फेवरेट बुक के बीच फंसा पड़ा है। तो वो यूसा की नोटबुक पढ़ने लगती है और उधर वो दरवाजे के पीछे खड़ा सब सुनता रहता है और बस यही दुआ करता रहता है कि उसे उसके टेबल के नीचे रखा बॉक्स ना मिल जाए। और तभी मयूमी उठ जाती है और जिद करने लगती है कि उसे भी जर्नल देखना है। और कवाई के बाहर भागते ही यूशा झटपट वो जर्नल खींच लेता है और भागकर कवाई को रोक लेता है, पर वो उसकी नोट पढ़कर इतनी हंसती है कि उसका पेट दुखने लगता है। और जब वो हंसना बंद करती है तो यूशा उससे पूछता है कि क्या वो आगे भी हर चैप्टर पढ़ने के बाद उसे सजेशन देती रहेगी ताकि वो किताबों के बहाने उससे बातें करता रहे। और ये सुनकर कवाई का चेहरा लाल पड़ जाता है और वो फिर से जाने लगती है, लेकिन यूशा हार मानने वाला नहीं था और वो उसे फिर रोकता है और कहता है कि क्या वो उसे अपना नंबर दे सकती है ताकि उसे अगली बार कुछ भी हो तो मयूमी का फोन यूज ना करना पड़े। पर जैसे ही वो बोलता है उसकी सारी हिम्मत गायब हो जाती है और वो एक्टिंग करने लगता है कि अगर तुम मना कर दो तो भी चलेगा। लेकिन शुक्र है कि कवाई अपना नंबर भेज देती है और फिर जल्दी से भाग जाती है ताकि मयूमी से ना भिड़े। और तभी मयूमी आ जाती है और यूसो को पीटने लगती है कि वो उसके अकेलापन वाले सेफ प्लेस को भी अब रोमांस में बदलने की प्लानिंग कर रहा है। और अब जबकि कवाई का नंबर उसके फोन में सेव हो चुका है तो यूशा क्या अब ऑल नाइट फ्रीक आउट कर पाएगा जिसका वो कब से सपना देख रहा था। और ये जानने के लिए आपको इसका ओबी एपिसोड देखना होगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं उसे भी एक्सप्लेन करूं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इस वीडियो पर अगर 2000 लाइक आ जाते हैं तो मैं उसे भी एक्सप्लेन कर दूंगा।